अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। अच्छा जनाब, आज है जुमे का दिन, तो आज हमने ज़रूर अल्लाह से बहुत सारी दुआएं मांगनी हैं और ज़रूर अपने लिए भी दुआ करनी है और दूसरों के लिए भी दुआ करनी है और ये कहना है अल्लाह से दुआ में कि हमारी नेकियों में अल्लाह इजाफ़ा फरमाए, आमीन। चले जी, शो का आगाज़ करते हैं और आज शो के आगाज़ में मैं एक बात कहना चाहूँगी और ये बात है जी मेरे शहर से मुताल्लिक़, कराची शहर से मुताल्लिक़। जब भी मैं सुबह मॉर्निंग में अपने मॉर्निंग शो के लिए आ रही होती हूँ तो मैं देखती हूँ कि सड़कों पर इतना कचरा है, पोल्यूशन है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। हाँ, इंतज़ामिया ज़िम्मेदार ज़रूर है। हाँ, सिटी सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है कि सफाई की सूरत हाल जो है नाकिस है, लेकिन बड़ा अफसोस होता है जब मैं देखती हूँ कि मस्जिदों के सामने भी कचरा है। तो कम से कम इंतज़ामिया का जो काम है, गवर्नमेंट का जो काम है वो तो ज़रूर करेगी, लेकिन आप ज़रूर ये कोशिश किया करें कि जब भी आप इस तरह का कुछ देखें कि किसी गली के कोने पे कचरा है, मस्जिद के सामने कचरा है, कहीं राह चलते हुए आपको मेन सड़क पे कहीं कचरा नज़र आता है, तो ज़रूर मुताल्लिका हुकाम को बताइए, ज़रूर उसकी पिक्चर्स खींचिए और आप जो है वो सिटी 21 के ऑफिशियल नंबर्स पर भेजिए। तो डेफ़िनेटली हम उसको रिपोर्ट भी करेंगे और हमारे रिपोर्ट करने पे जो है वो इंतज़ामिया ज़रूर उसका कुछ ना कुछ करेगी। और सेकंड, जो एक अच्छा सिटीज़न है उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि जो कचरा है वो सड़कों पे ना फेंके, कचरा दूसरों के घरों के बाहर ना रखिए और अपनी कंट्री को, अपने शहर को, अपनी सिटी को साफ़ रखिए। आज मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी कि हम सब की भी ज़िम्मेदारी है कि मैंने देखा है कि जहाँ पर हम इंतज़ामिया को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, हम इंतज़ामिया को कहते हैं जी ठीक है इंतज़ामिया काम नहीं कर रही है, जी हमारे शहर से जो है कचरा नहीं उठाया जा रहा, वहाँ पर अपनी सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी भी करनी चाहिए। वहाँ पर ये भी देखना चाहिए कि हम लोगों के घरों के बाहर जो है वो कचरा फेंक देते हैं। हम कोई भी अगर जा रहे हैं बाहर तो हमने कोई रैपर फेंक दिया, हमको ख़ुद भी सफाई का ख्याल रखना होगा, हमें ख़ुद भी अपना शहर साफ़ करना होगा, हमें ख़ुद भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम कम से कम पोल्यूशन फैलाएं। अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है तो बहुत ज़्यादा हॉर्न बजाने से जो है वो अवॉइड करें, नॉइज़ पोल्यूशन ना फैलाएं। जिसके हाथ में जो है, हर इंडिविजुअल जो थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा डाल सकता है इस शहर की बेटरमेंट के लिए, इस शहर की बेहतरी के लिए, प्लीज़ डू दैट। हाँ, ये सब काम इंतज़ामिया के हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कराची इस शहर जो है यहाँ आप देखें कि आप कहीं भी किसी भी जगह पर चले जाएँ तो आपको ज़रूर एक कचरा कुंडी कहीं ना कहीं मिल जाएगी, ज़रूर आपको कहीं ऐसा मिलेगा कि ताफ़ुन फैल रहा है और कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी जो हमारी ज़िम्मेदारी है वो हमें पूरी करनी है। हमें खुद अपनी एहतियात करनी है। सिटी सिचुएशन ठीक नहीं है, स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा हैं, तो हमें एहतियात से ड्राइव करना है। हमें चाहिए कि हम उस तरीके से उन एरियाज़ में ना जाएँ जो एरियाज़ में ज़्यादा स्नैचिंग होती है। तो ख़ुद से अपना भी ख्याल रखिए, खुद से इस शहर की सफाई का भी ख्याल रखिए और साथ साथ जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें, क्योंकि हमारा जो शहर है यहाँ पर जिस तरीके से ये टैंकर माफिया है या जो ट्रैफिक की सूरत हाल है ना, इसमें आपको दो काम करने पड़ते हैं। आप जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको दूसरे की गलती का भी ख्याल रखना पड़ता है और ख़ुद भी केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है। तो प्लीज़ ये कीजिए क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का मामला है। जब तक ओवरऑल सिचुएशन ठीक नहीं होती तो ये हर शहरी की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने शहर को साफ़ रखे। उसके बाद भी ये ज़िम्मेदारी है एक अच्छे सिटीज़न होने के नाते कि अपना शहर साफ़ रखें। तो आज हम बात करेंगे मज़दूरों के हवाले से। अच्छा, ये जो मज़दूर हैं इनके राइट्स हैं, और क्या राइट्स हैं ये बहुत सारे मज़दूरों को ख़ुद भी नहीं पता है। अच्छा, जब आम इंसान की बात होती है और उन लोगों के बारे में बात होती है जो लेबर के हवाले से बात करते हैं, उनके राइट्स के हवाले से बात करते हैं, तो फिर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि डिस्कस करने वाली हैं। हमें पता होना चाहिए, मज़दूरों को ख़ुद अपने राइट्स पता होने चाहिए और लोगों को, आप जिन लेबर की हम बात करते हैं, जिन मज़दूरों की हम बात करते हैं ना, ये हमारे मुल्क की बैकबोन है। अगर ये तबका पिसता रहेगा, अगर इस तबके के राइट्स जो हैं वो इनको नहीं मिलेंगे, इनके हुकूक इनको नहीं मिलेंगे, तो मेरे ख़्याल में शायद हमारा मुआशरा आगे तरक्की कैसे करेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारवी आवान, जो कि ह्यूमन राइट्स एडवोकेट हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक है मारवी? अस्सलाम वालेकुम सबा, मैं ठीक हूँ। मुझे उम्मीद है आप भी ठीक होंगे जी और अल्हम्दुलिल्लाह। मज़दूरों का दिन हम सबको मुबारक हो। जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये दिन जो है वो मनाया जाता है इसलिए कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि ये दिन बिल्कुल। आज क्यों मनाया जा रहा है, क्या वाक़या हुआ और किस तरीके से फिर ये इनिशिएट हुआ, फिर आज का दिन मनाया जाने लगा। एंड उसके बाद फिर अब जो राइट्स हैं और करंट सिचुएशन लेबर की जो पाकिस्तान में है, उस हवाले से हम बात करेंगे। तो प्लीज़ एलेबरेट कीजिए। जी सबा, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब मज़दूर हैं।
यानी राइट। जो भी लोग काम करते हैं, हम्म। अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके एवज सैलरी लेते हैं, हाँ। दैट मीन्स वो सब मजदूर हैं, ठीक है। अब सही। इनके कवानीन क्या है? हमारे पास मिनिमम वेजेस ऑर्डिनेंस है 1961 का, जो कि हमें बताता है कि मिनिमम एज हमारी सैलरी कितनी सबकी होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है 2012 का, एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट्स हैं, सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है हमारे पास, जो कि एम्प्लॉयज से उनकी सोशल सिक्योरिटी के हवाले से सिंध डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट 2018 का हमारे पास मौजूद है। वो लोग जो कि घरों में काम करते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए। हमारे पास मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट है 2019 का, और अब तो सबा हमारे पास मैटरनिटी एंड पैटर्निटी लीव एक्ट भी आ गया है 2020 में। अब देखिए, हमारे पास कवानीन तो बहुत ज्यादा हैं, मगर ये इम्प्लीमेंट किस हद तक हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा अहम क्वेश्चन है। जब हम देखते हैं कि, छोटी सी मिसाल मैं आपको देती हूँ ओवर टाइम के हवाले से, लोगों को ये नहीं मालूम कि कानून के मुताबिक हम 8 से 9 घंटे काम कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा काम किया जाएगा तो वो ओवर टाइम है, और कानून के मुताबिक आपकी सैलरी से डबल पे आपको किया जाएगा। लोगों को पता नहीं होता, वो 12-12 घंटे की शिफ्टें कर रहे होते हैं। अगर हम डोमेस्टिक वर्कर्स की बात करें, उनको तो कोई इल्म नहीं है, उनको जो कि कानून के मुताबिक एक फुल डे ऑफ हफ्ते में मिलना चाहिए, वो तक उनको नहीं मिलता है। अगर हम खवातीन की बात करें, उनको मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए, उनको कुछ पता नहीं होता, और वो मैटरनिटी लीव फुल पेड होती है, उसमें वो आपकी सैलरी वगैरह नहीं काट सकते, उनको वो भी मालूम नहीं होता। हम्म। और वो डेफिनेटली अपने हुकूक के बारे में ना जानते हुए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करती हैं। और आपको पता है, कोई भी वर्कर, कोई भी मजदूर, जैसे कि हम सब मजदूर हैं, और जो हम्म। लोग इतनी एजुकेशन नहीं रखते हैं, जो अनस्किल्ड हैं, उनके हवाले से तो ये है कि उनकी, यानी हमारे सिंध की अगर मैं बात करूं तो 40,000 से कम किसी की भी वेजेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखें, अभी भी डोमेस्टिक वर्कर्स और जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं, उनको इस बारे में कोई इल्म नहीं है, और उनकी सैलरीज कितनी कम है। यानी 40,000 कानून कहता है, मगर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कराची जैसे शहर में अगर कोई रहता है तो 80,000 1 लाख तक की सैलरी भी उसके लिए नाकाफी है, उसके खानदान को पालने के लिए, उसके बिल्स के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, उसके बच्चों के हवाले से। तो ये तमाम अहम सवाल है कि कानून खास तौर पे लेबर के हवाले से, मजदूरों के हवाले से सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करता है। अब भी काम करने की जगहों पे लोगों को मालूम नहीं है कि उनके वर्किंग आवर्स कितने हैं, उनको अगर ओवर टाइम करते हैं तो पैसे मिलने चाहिए, कितने मिलने चाहिए। और सबसे बड़ा सबा मसला है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते लोगों के, खासतौर पे जो डोमेस्टिक वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, या जो लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं। 1-1 साल हो जाता है, अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट है तो उनको परमानेंट नहीं किया जाता। और कानून के मुताबिक अगर आप 1 साल मुस्तकिल कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपको परमानेंट एम्प्लॉय फिर कर दिया जाता है। मगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। अगर डोमेस्टिक वर्कर्स की बात करें, उनका तो कोई कॉन्ट्रैक्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कोई कहीं पे काम करता है और उसका प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो आप बताएं वो हुकूक को क्लेम कहाँ पर करेगा? बहुत सारी ऐसी शिकायत हमारे पास आती हैं अक्सर स्कूलों से, प्राइवेट सेक्टर से, कि जी हमें सैलरी नहीं दी, हमें बिना नोटिस दिए निकाल दिया गया। और इस तरह के जितने मामलात होते हैं, उसमें उनके प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बने हुए होते। और अब अगर आपके पास प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना हुआ, तो आप अपने राइट्स को क्लेम कहाँ पर करेंगे? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए, और जो कानून के हवाले से हमारे पास मौजूद है। तमाम एक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, वेजेस के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, मैटरनिटी लीव के हवाले से। और अब तो कहते हैं कि जो चाइल्ड केयर है वो सिर्फ मदर की जिम्मेदारी नहीं है, फादर की भी फादर जिम्मेदारी की भी है, जिम्मेदारी है, उसको भी यस। 30 दिन की छुट्टी दी जाए। सही। अच्छा, मारवी, जिस तरीके से आपने अब बहुत डिटेल में बताया, इसी तरह से अब ये जो लेबर है, यानी कि आप कहते हैं ना, हम भी ऑब्वियसली हम भी मज़दूर हैं, लेकिन डेली वेजेस वाले नहीं है ना, हम लोगों की सैलरी है। लेकिन वो मज़दूर जो डेली वेजेस हैं, वो जो कि अगर बाहर जाते हैं और अगर उनको कोई काम नहीं मिलता तो उनके घर का चूल्हा नहीं जलता,
उन लोगों की बेहतरी के लिए क्या कुछ करना चाहिए, उन लोगों की बेहतरी के लिए कि वो एम्पावर हों, उनकी परेशानियां ख़त्म हों। आप देखें कि आपको जब भी हम बाहर निकलते हैं तो कितने सारे ऐसे मज़दूर आपको नज़र आते हैं, कितने सारे आपको ऐसे अफराद नज़र आते हैं जो कि बैठे होते हैं और किसी रिस्क की तलाश में होते हैं, या वो ये कहते हैं ठीक है हमसे कोई काम करा ले, हमसे जो है वो कोई हमें लेके जाए साथ में ताकि हम किसी के घर का कोई काम करके आ जाएं, कोई प्लम्बर की सूरत में है, कोई वैसे मज़दूर है कि कोई हमें कंस्ट्रक्शन का काम दे दे। वो लोग मज़दूर भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि काम की तलाश में होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि वाकई काम कर रहे होते हैं। उनकी बेहतरी के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए क्या करना चाहिए, और ख़ास तौर पे रिस्पेक्ट की बड़ी ज़रूरत है। तो हमारे माशरे में मज़दूर तबके को ऊपर उठाने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? काम करना, इज्जत से अपनी रोटी कमाना बहुत ज्यादा इंसान की इज्जत का मुकाम है, और सबको ये नहीं देखना चाहिए कि कौन कितना छोटा काम कर रहा है, हाँ। कौन कितना अनस्किल्ड है, मगर वो काम कर रहा है, वो भीख नहीं मांग रहा, वो हाँ। किसी के ऊपर बोझ नहीं है। तो सबसे पहले तो बहुत ज्यादा इज्जत उन तमाम लोगों की जो चाहे कम सैलरी लेते हो, ज्यादा लेते हो, जो काम करते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे डेली वेजेस के तबके के ऊपर। बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं सबा उनको। जब कोविड का टाइम आया था, बहुत अनबियरेबल सिचुएशन उनके लिए हो गई थी। डेफिनेटली कोविड में लॉकडाउन्स लग गए थे, वो डेली वेजेस पे अपना काम नहीं कर पा रहे थे, डेली उनका चूल्हा नहीं जल रहा था। तो जब भी पाकिस्तान के मुल्क के हालात फ्लड की वजह से खराब होते हैं, या जो है कोविड या किसी भी इस तरह की वायरसेस और चीजों की वजह से, तो सबसे ज्यादा जो पिसता है वो मजदूर तबका पिसता है। और जब हम महंगाई की भी बात कर रहे हैं, जिस वक्त आज हम इस महंगाई के दौर में खड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा मजदूर तबका पिस रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि कानून कहता है कि आप 8 से 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे, 5 घंटे के बाद आपको ब्रेक मिलनी चाहिए, हर हफ्ते आपका एक दिन ऑफ होना चाहिए। लेकिन आप मजदूरों की जानिब देखिए, वो 12-12 घंटे बिना किसी ब्रेक के काम करते हैं, बिना किसी ओवर टाइम, जो उनका हक है, जो कानून कहता है। और तो कानून की इम्प्लीमेंटेशन किसी हद तक उनको रिलीफ दे सकती है। बहुत शुक्रिया मारवी, आपके कीमती वक्त के लिए। आपने हमारे शो के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। चले जी, शो में यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। आज आप गुफ्तगू करेंगे ज़िंदगी के उन मसाइल पे जिनका सामना हम रोज़ाना करते हैं। मतलब किसी के घर में जो है वो बहुत परेशानी है, नौकरी नहीं है, बेरोज़गारी है, बेटियों की शादियां नहीं हो रही हैं, घर में आपस में घरेलू झगड़े हैं, लोग एंजाइटी का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं। तो जाहिर सी बात है, इससे कैसे बाहर निकला जाए? अल्लाह से दुआ करें, और साथ साथ हमारे जो उलमाए कराम या मुफ्ती साहब हमें जो बताते हैं उसके ऊपर अमल करें कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे दुआ मांगनी चाहिए, और कैसे आप जो है वो अपने हालात बदल सकते हैं, कैसे आप इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, कौन सी आप जो है वो आयतें पढ़ सकते हैं, और क्या कुछ कर सकते हैं आप, कैसे दुआ मांग सकते हैं। क्योंकि दुआ मांगना आना चाहिए। दुआ मांगने का जो तरीका है ना, वो क्या तरीका है? हम दुआएं मांगते हैं, लेकिन बात वही है कि इसके लिए हम कौन सी आयतें पढ़ें, क्या चीज़ें पढ़ें, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो मौजूद है इरशाद फ़खरी साहब, जो कि रूहानी मुआलिज भी हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, कैसे हैं आप? ठीक कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ख्वाजा साहब, हम बात कर रहे हैं कि घर में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। अच्छा, घर में झगड़े हैं, घर में लोगों के बेटियां बैठी हुई हैं, घर में ऐसा बहुत कुछ है कि पैसा है लेकिन सुकून नहीं है। ऐसा भी है कि लोगों के पास सब कुछ है लेकिन वो अपनी आदतों की वजह से परेशान है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनकी आदत ऐसी है, अब किसी की हसद करने की आदत है, किसी की गुस्सा करने की आदत है, किसी की जो है वो गुरूर करने की आदत है। तो वो आदतें भी परेशानी का बायस बन जाती हैं उनके लिए। तो इसके लिए क्या किया जाए, क्या पढ़ा जाए, और किस तरीके से अपने घरों की परेशानियों को दूर किया जाए? माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और आजकल ये मसाइल घर घर के मसाइल हैं, घर घर में मसाइल चल रहे हैं। हाँ। देखें, सबसे बात पहले, अगर किसी घर में कोई ऐसा शख्स है कि जो कि बुरी आदत में पड़ा हुआ है, यानी ऐसा नशा करता है या कोई ऐसी आदत जो उसे हम चाहते हैं कि ये छोड़ दे और नेक हो जाए, नमाज पढ़ने लगे, इबादत में दिल लगाने लगे, अल्लाह की तरफ रुजू करने लगे, तो सूरह माइदा की तिलावत करें। तो अगर या फिर तिलावत करके उसमें पानी पे दम करके उसको पिलाया जाए, तो जितनी भी उसकी बुरी आदत है वो छूट जाएगी।
अगर वो शख्स गुनाह में पड़ा है तो गुनाह छोड़ देगा, शराब नोशी में पड़ा है तो वो छोड़ देगा, सिगरेट नोशी में पड़ा है वो छोड़ देगा, या किसी भी किस्म की बुरी आदत में पड़ा है, जो माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा हमारा छोड़ दे, बहन भाई चाहते हैं हमारा भाई छोड़ दे, तो वो इंशाल्लाह सूरह माइदा की तिलावत करके पानी पे दम करके उसको पिलाएं, चीनी पे दम करके उसको पिलाएं, खाने पे दम करके पिलाएं, तो अल्लाह के कलाम की बरकत से इंशाल्लाह शफा हो जाएगी। सही। अच्छा, कुछ लोगों की आदतों के हवाले से बात कर लेते हैं। कुछ लोगों की आदतों से बहुत परेशान होते हैं। अब जैसे फ़र्ज़ करें कोई टीचर है, टीचर ने खुद कोई सबक नहीं पढ़ाया है, टीचर ने खुद कोई इंस्ट्रक्शन दी नहीं है, लेकिन वो इस बात का गुस्सा भी कि उसकी गलती है, ये गुस्सा भी वो जो है ना स्टूडेंट पे निकाल रहा है। अब एक आदत है ना, लोग परेशान है कि भाई ये क्या आदत है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट है, उसको टीचर पढ़ाई जा रहा है, वो बच्चा पढ़ नहीं रहा है और वो बच्चा ज़िद्दी है, वो खेल भी रहा है, वो शरारतें भी कर रहा है, वो सारे काम कर रहा है, लेकिन वो पढ़ाई की तरफ राग़िब नहीं हो रहा, तो ये एक उसकी आदत है। तो ऐसा क्या किया जाए कि वो बच्चा जो है उसका दिल खेल में लगता है तो पढ़ाई में भी लगे। ऐसा क्या किया जाए कि वो शख्स, वो टीचर या कोई भी शख्स जो है वो अगर ख़ुद गफलत बरतता है तो वो जो अपनी गफलत की जो कहना चाहिए ना कि जो गुस्सा है या जो वो किसी और पे ना निकाले, तो वो ये बताइएगा। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। ये भी हर घर का सवाल है, हर घर में मसला है जी कि जो लोग काम कर रहे हैं वो काम करते दिखते नहीं है, और जो दिख रहे हैं वो काम करते हैं। राइट। हमें नजर ये आ रहा होता है कि टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन वो पढ़ाता अच्छा नहीं है। बज़ाहिर वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, और इसी तरह स्टूडेंट लगता है बाद औक़ात भाई ये तो हर वक्त किताबों में, लेकिन जब करीब जाके देखते तो मोबाइल में गेम खेल रहा होता है। तो ऐसे बच्चे जो अपनी आदत से अपने अच्छा अमल जाहिर नहीं कर पा रहे, या अच्छा अमल तो जाहिर करते हैं लेकिन अच्छे बन नहीं पा रहे, या उनका जाहिर और है बातिन और है, तो या वो दिखते तो है कि ये नेक और पारसा है लेकिन ऐसा नहीं करते, तो ये भी बुरी आदत में शामिल होता है। इसके लिए भी सूरह माइदा तिलावत करके पानी पे दम करके पिलाएं, इंशाअल्लाह वो अच्छे हो जाएंगे, जाहिर बातिन एक हो जाएगा। अच्छा, आपने एक और बताया था कि आपके पास सवाल आते दुश्मन से रिलेटेड, कि जिनके दुश्मन बहुत ज़्यादा होते हैं या जिनके हासिद बहुत ज़्यादा होते हैं, वो क्या करें? देखिए, आजकल अदम बर्दाश्त बहुत है। अगर हम रोड पे चलें तो देखते हैं कि अगर गाड़ी ज़रा सी भी किसी ने गलत पार्क कर दी, या किसी इमरजेंसी की वजह से, या ब्रेक नहीं लगी, या गलती से लग गई गाड़ी, तो बड़े झगड़े हो जाते हैं। बहुत छोटी और मामूली सी बात पर बड़े बड़े झगड़े जनरेट हो जाते हैं। इसी तरह वो केसेस में फंस जाते हैं। बाद लोग झूठे केस कर देते हैं, ठीक है, बाद लोग अपनी ताकत को शो करने के लिए, होते तो इंसान है लेकिन उनके अंदर फिरौनियत गालिब आ जाती है। मुफ्ती साहब, ये जो दोनों आपने मुझे बताया कि ये ज़रूर मैं जिक्र करूँ, ये सवालात आपके पास आते हैं, जी, तो ये आपसे मतलब लोगों की जानिब से पूछे जाते हैं? जी, ये लोगों की जानिब से पूछे जाते हैं। चलें, लेकिन ये सवाल ऐसा था कि जो अवामी भी है और आजकल हर घर की ये ज़रूरत भी है। अब जो लोग ऐसे हैं जो कि झूठे केसेस में गिरफ्तार हैं, तो और या फिर ऐसे हैं कि उनके केस चल तो रहे हैं लेकिन हल नहीं निकल रहा, यानी सालों साल से केस चले जा रहे हैं, तारीख पे अननेसेसरली वो किसी भी चीज में स्टक हुए में। तो अब उनके लिए चाहिए सूरह माइदा की तिलावत करें, इंशाअल्लाह जो केस उनके हक में नहीं है, अगर वो सच्चे हैं तो उनके हक में हो जाएंगे। अगर नागहानी तौर पे झूठा केस बनाया गया, वो केस खत्म हो जाएगा। जो लोग उनके खिलाफ गवाही दे रहे हैं वो गवाही से बाज आ जाएंगे, झूठी गवाही दे रहे हैं वो लोग बाज आ जाएंगे, और इनके हक में फैसला हो जाएगा। और जितने लोग भी ऐसे हैं जिनके झगड़े बहुत हो जाते हैं, बात पे जहाँ बैठते हैं झगड़ा हो जाता है, जहाँ जाते हैं वहाँ लड़ाई झगड़ा, खासतौर पे जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ झगड़े हो जाते हैं, तो वो इंशाल्लाह सूरह माइदा की तिलावत करें, तिलावत करके पानी में दम करके पे, इंशाल्लाह उन्हें फ़ायदा होगा। और जाहिर सी बात है, जब अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत होती है, जब आप दुआ मांगेंगे, अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे, तो ज़ाहिर है आपको फ़ायदा होगा। अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मुझे लिंक्डइन पर भी आ रहे होते हैं, और आप चाहें तो आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं। ये बताएँ कि लड़कियों के रिश्ते आने में जो रुकावट होती है वो कैसे दूर हो, और कुछ लोग ख़ुद भी बहुत डिले कर देते हैं कि बेटियों की शादियां नहीं करते, बहुत ज़्यादा वो नुक्ताचीनी कर रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा इस बारे में जो है वो कॉन्शियस हो जाते हैं कि भाई हम बहुत देखभाल के जो है वो रिश्ता करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे, या उन लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे कि उन लोगों को कैसे दुआ मांगनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला उन्हें सही रास्ते पर चलाए और हिदायत दे? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, और ये सवाल मैं चाह भी रहा था क्या मुझसे कर लें। देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहले तो हम बेटियों की जब बड़ी हो जाती हैं, समझदार हो जाती हैं, तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि बेटियाँ समझदार हो गई हैं। फिर उनके अच्छे रिश्ते जब आना शुरू होते हैं, उनकी एज शुरू हो जाती है, तो हम सबसे पहले ज़ात और बरादरी में तलाश कर रहे होते हैं। फिर वो वक्त गुजर जाता है, फिर उसके बाद हम
फिर खुद परेशान हो रहे होते हैं कि बेटियों के लिए अब रिश्ते नहीं आ रहे। तो सबसे पहले माँ बाप को चाहिए कि जैसे रिश्ते आना शुरू हो जाएं, बेटियां समझदार हो जाएं तो रिश्ते तलाश करें। अच्छा 3 चीज़ें नोट करें, दुआ ये मांगनी भी चाहिए, या अल्लाह हमारी बच्चों के हक़ में जो रिश्ता बेहतर हो वो रिश्ता अता फरमा। हम लोग दौलत तलाश कर रहे होते हैं, बच्चे का कारोबार तलाश कर रहे होते हैं, काम तलाश कर रहे होते हैं, इस वजह से रिश्ते लेट करते हैं। रिश्ता कर दें, ये सारी चीज़ें जो उसके नसीब में अल्लाह उसको अता करेगा। ऐसा नहीं है, अल्लाह का रिस्क का वादा है, तो रिश्ता कर देना चाहिए। बच्ची के अपने नसीब से भी बहुत कुछ अल्लाह पाक उसे अता करता है। तो ऐसा नहीं करें, लेट मत करें। और पहली चीज़ कि जब भी रिश्ता आए तो ज़रूर इस्तिखारा करा लें। जो आपको लगता है कि जो शख्स इस बात को समझता है उसके पास इस्तिखारे का इल्म मौजूद है, उससे इस्तिखारा करा लें। खुद भी कर सकते हैं इस्तिखारा, और अगर खुद नहीं कर सकते तो किसी अच्छे बंदे से जिसको आप समझते हैं इस्तिखारा कराएं। अहम बात सबसे ये है कि लोग इस्तिखारा तो कराते हैं, लेकिन जिससे पूछ रहे होते हैं उसको खुद इस्तिखारा नहीं आता, और या तो वो खुद इस्तिखारा, सरकार की हदीस पाक में मौजूद है इस्तिखारे के बुजुर्गान दीन ने बहुत सारे तरीके बताए। तो सूरतुन निसा पढ़कर रात को सो जाएं और साथ दुआ मांगें कि मेरे मालिक की इस्तिखारे की नीयत से मैं सूरह निसा पढ़ रही हूँ, और जो ये रिश्ता आया ये मेरे हक़ में बेहतर है तो मुझे अता फरमा। तो ख्वाब में ही आपको हरियाली नज़र आ जाएगी, कोई सफ़ेद चीज़ नज़र आ जाएगी, या नीली चीज़ नज़र आ जाएगी, या हरी चीज़ नज़र आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इस्तिखारा आपने किया आपके हक़ में रिश्ता बेहतर है। अच्छा, हमारा इस्तिखारा करा लेते इसका मतलब ये नहीं है, हमारे यहाँ गलत फहमी है कि घर में झगड़ा नहीं होगा। इस्तिखारा करा लिए तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी तमाम चीज़ों से भरी हो गई, नहीं, ज़िंदगी की तमाम चीज़ें साथ साथ चलती हैं। इस्तिखारे का मतलब ये है कि यहाँ रिश्ता हाँ कर दें, ये रिश्ता ठीक है, इसके हक़ में बेहतर है उन रिश्तों से कि जहाँ इसका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, उस जगह से जहाँ ये रिश्ते में जुदाई हो जाएगी, तलाक हो जाएगी, उससे ही रिश्ता बेहतर है, यहाँ रिश्ता कर दें। बाकी जो ज़िंदगी के मसाइल हैं वो ज़िंदगी के साथ साथ चलते रहेंगे। चलिए जी, यहीं से गुफ्तगू जो है वो कनेक्ट करेंगे, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। तो लड़कियों की रिश्तों के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि जो रुकावट होती है वो कैसे दूर करें, वालिदैन को क्या करना चाहिए, और साथ साथ एक और सवाल भी ख्वाजा साहब कि दुआ की कबूलियत, ये इस बारे में ना बहुत सारे सवाल आते हैं कि दुआ कैसे मांगे, और दुआ मांगने का तरीका क्या है, और दुआ किन लोगों की कबूल होती है, किस तरीके से दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह के सामने। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा, और बहुत यानी ऐसा सवाल क्या है कि ये सवाल हर घर की ज़रूरत है। और हर नमाज के बाद हमें ये आदत अपनानी चाहिए। देखिए, दुआ सबसे पहले तो देखिए खुलूस दिल से करें। अब मैं एक सवाल आपसे करता हूँ कि एक शख्स आपको सलाम कर रहा है लेकिन उसकी तवज्जो आपकी तरफ नहीं, वो रास्ते से जा रहा है, वहीं से बोल दिया अस्सलाम वालेकुम, किसको किया, कब किया, कैसे किया, कुछ नहीं पता। हम दुआ भी ऐसे ही मांग रहे होते हैं, हम भी समझते ही नहीं कि हम उस रब की बारगाह में मौजूद है जो कायनात का रब है, कायनात का देने वाला है, कायनात को अता करने वाला है। और अगर हमने अच्छे से दुआ मांग ली तो हमें फौरी अता हो जाएगा। अब आप देखें, हम दुआ तो मांग रहे होते हैं लेकिन दिल में, दिमाग में तवज्जो वो यकसुई आ ही नहीं पाती। तो सबसे पहले दुआ मांगें, लेकिन ये एहसास करके कि हम कायनात के रब की बारगाह में हैं, और हमें जो लफ्ज़ इख्तियार करने हैं उसके शायान शान होने चाहिए। लोग अक्सर ऐसा करते हैं, सवाल तो कर रहे होते हैं लेकिन ना तो सवाल में दर्द होता है, ना अंदाज में दर्द होता है, ना उनकी बात में दर्द होता है, ना उनके लहजे में दर्द होता है, ना वो दुआ की तरफ तवज्जो दे पा रहे होते हैं। अब दुआ तो करते हैं वो कि भाई हमारी ये दुआ कबूल हो जाए, आमीन, ये दुआ कबूल हो जाए, आमीन, लेकिन उनकी ना तो तवज्जो है, ना वो ये समझ पाते, वो रिक़्क़त तारी नहीं हो पाती जो दुआ की असल मग़ज़न है। असल जो बीख बुन है दुआ का, जो असल मग़ज़ है दुआ का, वो यही है कि इंसान तवज्जो से दुआ करे, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में मौजूद हूँ और मेरी ये दुआ कबूल फरमा। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है कि उसने अल्लाह का कलाम याद है, अगर याद नहीं देख के पढ़ ले, वो भी ना कर सके तो सुन ले, उसके बाद दुआ मांगे और ये समझे कि या अल्लाह मैंने ये तेरा कलाम पढ़ा। जैसे आज के दिन में हम सूरह मुआहिदा की बात कर रहे हैं, तो सूरह मुआहिदा पढ़े जिसकी दुआ कबूल नहीं होती, वो सूरह मुआहिदा की दुआ पढ़कर, सूरह मुआहिदा तिलावत करके दुआ मांगे, या अल्लाह मैंने तेरा कलाम पढ़ा है, इस कलाम के सदक़े और वसीले से मेरी ये दुआ कबूल फरमा, तो इंशाल्लाह फ़ौरन दुआ कबूल हो जाएगी। और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, जी माशाल्लाह माशाल्लाह, दुरूद शरीफ ऐसी है, हमारे बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ कबूल ही कबूल है। सही। ऐसी इबादत जो रद्द ना हो वो दुरूद शरीफ है।
सही। हम बाकी नमाजों में, बाकी चीज़ों में ये नहीं कह सकते कबूल होगी या नहीं होगी, या ये कबूल ही कबूल है, लेकिन दुरूद शरीफ ऐसी है जो कबूल ही कबूल है, वो इबादत है। तो अव्वल आखिर मांगेंगे, जब दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो बीच में जो दुआ मांगी जाएगी वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। सही। अच्छा, ये बताइएगा ख्वाजा साहब कि जुमे के दिन जो है वो क्या जिक्र अस्कार करना चाहिए? देखिए, दुरूद शरीफ सबसे तो पढ़ना ही चाहिए। हाँ, जब दुरूद शरीफ आपने पढ़ लिया, अब आप देखें दुरूद शरीफ बजाते खुद एक मुकम्मल दुआ है जी। सरकार की हदीस पाक से साबित है, एक शख्स दुआएं मांगा करता था, आया सरकार के पास, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी दुआ कबूल है। सरकार ने फरमाया कि दुरूद पाक में इजाफा कर लो। उसने कहा मैं आधा दुरूद पढ़ता हूँ, आधी दुआ मांगता हूँ। सरकार ने फरमाया कि दुरूद पाक में इजाफा कर लो। उसने कहा मैं 75% दुरूद पाक पढ़ता हूँ, 25% दुआ मांगता हूँ। सरकार ने फरमाया दुरूद पाक में इजाफा कर लो। वो शख्स का बयान है कि मैं जब दुरूद पाक पढ़ता हूँ, अब मुझे दुआ मांगने की हाजत ही दरपेश नहीं आती। सही। तो आप अगर दिल में भी दुआ रखें और दुरूद पाक की कसरत करें तो आपकी दिल की दुआएं कबूल हो जाएगी। आपके अंदर जो आपकी तमन्ना है छुपी हुई, जिससे सिर्फ आप वाकिफ़ हो और आपका रब वाकिफ़ है, वो तमन्ना पूरी हो जाएगी। तो दुरूद पाक की कसरत करें। जुम्मे के दिन बिलखसूस शब जुम्मा में दुरूद पाक पढ़ने की बहुत फजीलियत हदीस पाक में मौजूद है, तो कसरत से पढ़ना चाहिए। सही। और सूरह कहफ भी पढ़नी जी, सूरह कहफ पढ़ें, सूरह माइदा पढ़ें, सूरह निसा पढ़ें और सूरह बकरा तो बिलखसूस पढ़ें। और जितनी ज़्यादा अल्लाह पाक की बारगाह में तिलावत करके दुआ मांगे, उतनी दुआ कबूल होने के ज़राए बढ़ जाते हैं, नतीजा बढ़ जाता है, यानी आपकी दुआ कबूल होने के बहुत करीब होती है। सही। अच्छा, अब नज़र बद के हवाले से ना हमें बहुत सारे सवालात आते हैं। ये बताइए कि नज़र बद जो होती है, अगर कहते हैं ना किसी को नज़र लग जाए तो बस उस नज़र जो है वो पत्थर को भी जो है वो तोड़ देती है। तो ये किस तरह से बचा जाए इस बद नज़री से? नज़र का तोड़ क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। नज़र बद माँ बाप को भी करना चाहिए और बच्चों को खुद भी करना चाहिए। अगर हमें आता नहीं तो हमें सीख लेनी चाहिए। आयतुल कुर्सी पढ़ें। आयतुल कुर्सी जहाँ से शुरू होती है अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु से मुकम्मल पढ़ते हुए वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहु मा वहुवल अलीयुल अज़ीम 11 बार। ये अगर एक बार भी पढ़ लेते हैं तो एक बार पढ़ने से आप ये देखें, सरकार की हदीस पाक है, सरकार फरमाया कोई एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो एक फरिश्ता उसकी हिफाजत करता है। अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 2 फरिश्ते हिफाजत करते हैं। और अगर कोई 3 बार पढ़ ले तो हदीस कुदसी के लफ्ज़ अल्लाह खुद उसकी हिफाजत करता है। तो आयतुल कुर्सी पढ़ें, नज़र बद से भी महफूज रहेंगे, हादसात से भी महफूज रहेंगे। और आजकल जिस तरह का ट्रैफिक है ख़ासतौर पे कराची में, तो बिलखसूस हर कदम कदम पे हादसात का लोग शिकार हो रहे हैं। आजकल डंपर है और ये हो गया वो हो गया। इन सब से बचने के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ के घर से निकलें। और माँ बाप को, घर वालों को, हमारी बहन बेटियों को ये चाहिए कि वो अपने शौहरों पर, अपने भाइयों पर, अपने वालिद पर, अपने बच्चों पर आयतुल कुर्सी पढ़ के दम क्या करें और अल्लाह नबी के हवाले बोल दिया करें कि अल्लाह तेरी निगहबान में दिया, या अल्लाह तेरी निगहबानी में दिया, तेरे हवाले किया। जैसे लफ्ज़ बोलने से बंदा हिफाजत में रहता है और हमेशा ही ऐसा करना चाहिए। सही। अच्छा, ये कौसर इन खातून का नाम है और इन्होंने मुझे मैसेज किया और इन्होंने कहा कि इनका सवाल है वो ज़रूर शामिल करें। तो ये कहती हैं कि इनके शौहर जो हैं वो दूसरी शादी करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने भी इजाज़त दे दी है इनको। एज सच उस तरह से एतराज़ नहीं है। इन्होंने कहा शुरू में तो मैंने बहुत आर्ग्यूमेंट किया, लेकिन उसके बाद फिर मैंने उनको इजाज़त दे दी। लेकिन अब वो ये कहती हैं कि जब उन्होंने पता किया तो वो लड़की जिससे वो शादी करना चाहते हैं, उनके शौहर दूसरी शादी करना चाहते हैं, वो लड़की ठीक नहीं है, वो मतलब उनके शौहर को नुकसान पहुंचाना चाहती है। तो अब वो क्या करें? बहुत अच्छा है। देखिए, हमारे ये आजकल बिलखसूस बहुत सारी चीज़ें ये ऐसी हैं जिसे हम रोज़ देख रहे हैं। ये घर घर की कहानी है। शुरू में तो हमारी बहनों को लगता है कि चलो मियाँ की ज़िद है या वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है तो हम ये दूसरी शादी के लिए मान जाते हैं। ख़ासतौर पर उनकी अपनी दोस्तों से वो अपनी शादी, अपने शौहरों की शादियाँ करा देती हैं। अब बाद में फिर वो परेशान इतनी होती हैं कि वो खून के आंसू होती हैं। तो पहली बात तमाम बहनों से नसीहत है कि ऐसा ना करें। अगर शौहर नहीं करना चाहते तो आप ना कराएं। और अगर शौहर हामी भी हैं दूसरी शादी के और आप उन्हें अच्छे से उनको समझाएं कि दूसरी शादी से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि हम इंसाफ नहीं कर पाते। हम इंसान हैं और इंसान अच्छे से इंसाफ नहीं कर पाता फ़ी ज़माना। तो अगर वो फिर भी बाज़िद है कराने के लिए और ये कराना चाहती हैं और वो खातून अच्छी नहीं तो सूरह माइदा पढ़े। अच्छा। और सूरतुन निसा पढ़े।
दोनों पढ़ के दुआ मांगे, या अल्लाह हमारे हक में जो बेहतर है वो अता फरमा दे। जो अगर होना बेहतर है तो हो जाए, और अगर नहीं होना बेहतर तो हमें महफूज फरमा। सही। तो इंशाल्लाह अगर वो अच्छी होंगी और क्या घर के लिए, इनके शौहर के लिए, इनके हक में बेहतर होंगी तो ज़रूर हो जाएगी, और अगर नहीं बेहतर होगी तो अल्लाह महफूज फरमा दे। सही। अच्छा, अब एक सवाल जो कि बड़ा कॉमन है, एक इशू जो बड़ा कॉमन है, और वो है जी जादू टोना और हासिदीन जिस तरीके से लोगों के पीछे लगते हैं। अगर किसी का अच्छा कारोबार है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, या किसी को खुश देखते हैं तो उनके पीछे पड़ जाते हैं। उसके लिए क्या किया जाए? कैसे पहले तो पता चले कि किसी के ऊपर किसी ने कुछ कराया हुआ है, फिर उसके बाद उसका हल बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पता चलने के बहुत सारी चीज़ें। सही। देखिए, सबसे पहले इंसान की अपनी फितरत तब्दील होना शुरू हो जाती है। एक मिसाल अच्छा। ऐसे ले लें कि अगर मोबाइल बजेगा तो आपको पता चल जाएगा, खुशबू आएगी तो पता चल जाएगा। इसी तरह जिस पर होता है ना, तो उसको महसूस होना शुरू हो जाता है, एहसास होना शुरू हो जाता है कि मैं इस तरह जाता था, ये काम करता था, बहुत आसानी से हो जाता था, अब नहीं हो पा रहा। अब दो चीज़ें आ गई, या नज़र है या जादू। तो इस्तिखारा करा लें किसी सही बंदे से जो सही बताता हो। यानी एक तो मार्केट में ऐसे लोग हैं इस वक्त हमारे यहाँ जो झूठ बोलते हैं, और एक ऐसे लोग हैं जो सच बताते हैं। कोई भी सच्चा बंदा जिसे आपको पता हो, उसे इस्तिखारा करा लें। अगर कोई बताता है कि नजर बद है, तो नजर बद से इलाज करा लें। आयतुल कुर्सी पढ़ें, इंशाल्लाह नजर बद से महफूज रहेंगे। अगर जादू टोना है, असरात है, तो उसका इलाज करा लें। अब आप कहें कि मैं इलाज कराने के लिए मैं वहाँ कैसे जाऊँ, मैं बहुत लोग देखेंगे क्योंकि भाई इसको क्या हो गया, ये शक में पड़ गया है, और बहुत लोग बात ऐसे भी होते हैं जो मानते नहीं हैं। तो कोई बात नहीं, अल्लाह के कलाम को सब मानते हैं। तो भाई आप सूरत, अगर हमारी बहन है और उनके साथ कोई मसला है, वो सूरत निसा पढ़ ले। और अगर हमारा कोई भाई है, उसके कारोबार में कोई मसला है, तो सूरह माइदा पढ़ ले। इंशाअल्लाह उसके तमाम मसाइल जो कारोबारी हैं वो हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। सही। अच्छा, ये तो हो गए वो मसले जो हमने आपसे पूछे ना कि भाई किसी के ऊपर जादू करा दिया है, या किसी के ऊपर कुछ ऐसा कुछ करा दिया, तो वो कैसे पता चलेगा? अब कुछ लोग ऐसा होता है कि नए घर में शिफ्ट होते हैं, जी, और वहाँ पर अब जाहिर सी बात है वो क्योंकि शिफ्ट हो चुके होते हैं, अब इतनी जल्दी दोबारा से कहीं और शिफ्ट होना मुश्किल होता है, और घर में असरात होते हैं। तो एक तो नए घर में शिफ्ट होने से पहले क्या कुछ पढ़ लेना चाहिए, घर को किस तरीके से देखना चाहिए, और दूसरी बात ये कि अगर शिफ्ट हो गए और बाद में पता चला है वो कोई असरात हैं, या अगर कुछ है तो वो बाद में पता चला है, तो उसका क्या हल है, फिर क्या करें? और पता कैसे चलेगा कि इस घर में वाकई असरात भी हैं या नहीं है, या किसी का कोई वहम तो नहीं है? क्योंकि ज़्यादातर तो फिर यही होता है इस सूरत में कि वहम निकलता है, या लोग इवेंचुअली अपनी आदत के मुताबिक डर रहे होते हैं। ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं, बिल्कुल। जी जी। इसकी मैं दोनों बातें सूरतें बता देता हूँ। पहली सूरत ये कि हम खुद से ऐसा डर रहे होते हैं, नया घर होता है, हमें वहाँ की इन्वायरमेंट का नहीं अंदाजा होता। मिसाल के तौर पर बराबर में किसी ने बिल्ली की आवाज़ निकाली, तो हम डर गए, भाई शायद हमारे घर में बिल्ली की आवाज़ें आ रही है, दीवारों से आ रही है। और एक जेन्युइन केस होता है जिसमें मोबाइल से भी खून गिर रहा है, दीवारों से भी खून गिर रहा है। दोनों चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। देखें, एक तो ये कि जो वहम है आप कुछ दिन रह के देखें, अगर आपके कंधे भारी हो रहे हैं और गैर इरादी तौर पर कुछ काम हो रहे हैं, यानी आपने कप यहाँ रखा था, जब देखा तो कप इस तरफ आ गया, मोबाइल यहाँ रखा था, देखा तो दूसरी साइड पे आ गया, यहाँ बैग रखा था, बैग गायब हो गया। अब जो गायब हो रहा है वो अलग मामला, और नहीं हो रहा नॉर्मल था, कप जहाँ रखा था वहीं का वहीं है, गिलास जहाँ रखा था वहीं का वहीं है, कंधों में कोई दर्द नहीं हो रहा, गैर इरादी तौर पे कोई चीज़ ऐसी नहीं हो रही, नॉर्मल है। तो इसका मतलब है उसको नॉर्मल है, और थोड़ा टाइम ले समझने में, फुल फॉर फैसला ना कर लें कि ऐसा है। और दूसरा वही तरीका कि भाई अगर आपको कंफर्म हो गया कि भाई मेरे कंधे भी यहाँ के भारी हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मैं नोट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ ना, मेरी सेंसेस काम करती हैं। अगर मुझे खुशबू आती है तो मुझे पता चलता है ये गुलाब है, मुझे खुशबू आती है तो पता चलता है ये मोतिये की खुशबू है, ये फलां की खुशबू है, ये फलां की खुशबू है। इसी तरह ये भी असरात बताते हैं कि हम यहाँ मौजूद हैं। अब आपको पता चल गया यहाँ मौजूद है, तो सूरह बकरा की तिलावत लगाएं। सही। रोज़ाना करें, 21 दिन करें, 41 दिन करें, 11 दिन करें, वो तमाम गैर मामूली हरकत ख़त्म हो जाएगी। इवन अगर वहाँ से दीवारों से भी खून आता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। अल्लाह के हुक्म से। सूरह बकरा, और रोज़ करें तो बहुत रोज़ाना 21 दिन तक, 21 दिन कर लें, 11 दिन कर लें, 41 दिन कर लें। सही। पहले दिन से ही खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। सही। अच्छा, अब वहाँ पर जो है वो उसकी तिलावत सुने, और वहाँ पर अगर चाहें तो उसकी तिलावत खुद करें, एक दफ़ा दिन में पढ़ें। जी, दिन में एक दफ़ा। मैं दोबारा से इसकी तरकीब भी बता देता हूँ। देखिए, सूरह बकरा आपने मोबाइल में लगा लें। अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत आसान है, सबके पास मोबाइल है। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, आप अगर खुद पढ़ सकते हैं, अल्लाह ने तौफीक दी तो खुद पढ़ लें। सबसे अच्छी चीज़ है आप खुद पढ़ें। सही। अगर ऐसा नहीं तो किसी और से पढ़वा के पानी पे दम करके भी घर में छट्टे मारे जा सकते हैं। स्प्रे की बोतल में पानी भर लें, वो स्प्रे करें घर के अंदर, इंशाल्लाह फ़ायदा। अगरबत्ती पे पढ़कर दम कर लें, उस पर भी
भी लगाएं, उससे भी फ़ायदा होगा। इसी तरह लुबान, हरमल, काला दाना, ये भी पढ़कर इस पे भी दूनी करें, इससे भी फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने अपना कीमती टाइम हमारे शो के लिए निकाला। चलें जी, शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर डिस्कस करेंगे दीगर टॉपिक्स। वेलकम बैक। अब बात कर लेते हैं सीजनल एलर्जीज़ की। अच्छा जी, स्किन इन्फेक्शन है, लोगों को एलर्जी होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब भी सीज़न जो है वो चेंज होता है, जब भी वेदर चेंज होता है। मतलब अब हम जब सर्दियों से गर्मियों में आते हैं तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है, या फिर अब विंटर्स की तरफ जाते हैं तो फिर सीज़न चेंज होता है तो प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अब एलर्जीज़ जो होती हैं क्या होती है? बहुत सारे लोगों को डस्ट एलर्जी होती है, किसी को फ्लू हो जाता है, किसी के साथ जो है वो कोई बहुत ज़्यादा अगर पौधों पत्तों के पास है तो उसको उससे भी जो है वो एलर्जी होती है। तो इसका हल क्या है, इस पर बात करने के लिए हुमैरा ने हमें ज्वाइन किया है। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हो हुमैरा? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हुमैरा, ये बताएं कि ये जो सीजनल एलर्जीज़ हैं इसका हल क्या है, क्या करना चाहिए? वन बाय वन करके जो है ना वो आप एक एक एलर्जी के बारे में बता दें। सबसे पहले हम फ्लू के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि जिन लोगों को डस्ट एलर्जी होती है, कि बिल्कुल ठीक बैठे होते हैं, थोड़े से भी डस्ट पार्टिकल आए और छींकना शुरू, सर दर्द शुरू और इचिंग होना शुरू, क्या करें वो लोग? देखो, सबसे पहले ये जो एलर्जीज होती है ना, ये अटैक करती है आपके गले में, यानी थ्रोट के ऊपर अटैक करती है, नोजल के थ्रू जो है ना, गले पे जाके अटैक करती है। और ये किसी भी सीजन में हो जाता है। ये सर्दी में भी हो सकता है, ड्राइनेस की वजह से भी गला इफेक्ट होता है, और जो गर्मी होती है उसमें तो ज़ाहिर धूल मिट्टी इतनी उड़ती है कि जिसकी वजह से आपके पास ये एलर्जीज होती हैं। उसके लिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि आपने नमक के गागल्स करने हैं, जिसके गरारे कहते हैं। सही। नमक के पानी के थोड़ा सा नीम गुनगुना पानी जो होता है, उसके अगर हम गरारे करेंगे तो जो भी एलर्जी के सिम्टम्स है ना, वो आपके खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ये लाजमी अपना एक जुज़ बना ले, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है तो वो गार्गल्स जरूर करें नमक के, या फिर वो जो 2 गोली हम पानी में डाल के दर्द के लिए लेते हैं, सर दर्द के लिए, वो उसके भी आप गरारे कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये दोनों चीजों के आपने जी हाँ, तो गरारे करने हैं। दूसरा, आपने खाने की कोई ऐसी चीज नहीं लेनी है जिसकी वजह से आपको पता है कि आपका गला खराब है। खट्टी और ठंडी चीजों से परहेज करना है जब आपका गला खराब हो जाए तो। ठीक है ना? बाकी तो ये है कि गले के लिए सबसे बेहतरीन चीज तो है मुलेठी। अगर आपने मुलेठी ला के घर में रख ली, और घर में ला के पीसिए, बाजार से पिसी पिसाई मत लाइए, कभी कभार पुरानी भी हो जाती है। ठीक है ना? मुलेठी के टुकड़े मिलते हैं, लकड़ी के टुकड़ों की तरह होती है, छोटी छोटी। उसको ला के घर में पीस के रख लीजिए, पाउडर बना के, और उसको छान के रखें। ठीक है? छान के रख लें। अच्छा। थोड़ी देर हुई, मुलेठी का पाउडर आपने चूस लिया, मुंह में डाल लिया, उससे आपके जितने भी जरासीम खत्म हो जाएंगे, गले की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ऐसे तो इसीलिए कहते हैं कि जो पान खाने वाले लोगों पे, उनको एक तो कैल्शियम की कमी नहीं होती और एक उनका गला खराब नहीं होता, लेकिन दांत जरूर खराब होते हैं। तो कोशिश करें कि कभी कभी अगर पान आपने खाना है तो छालिया के बगैर खाएं, लेकिन एक आध दफा जिनका गला खराब है, क्योंकि पान भी बहुत अच्छी चीज है। अगर आपने पान के पत्ता ला के उसका पका के उसके भी गार्गल्स किए तो वो भी आपके लिए इफेक्टिव है। अगर आपने खाली पान के पत्ते का पानी का पका के ना गरारे किए तो ये तो हो गई आपके गले की एलर्जी। राइट। अच्छा, एक एलर्जी हमारे फेस पे भी होती है। सही। जी। उस एलर्जी को दूर करने का तरीका ये है, देखो, जब हमारे पास ना, हमारे यहाँ ना आजकल ये जो घर झाड़ने का सिस्टम ये खत्म होता चला जा रहा है, क्योंकि बंद कमरे रहते हैं, एसी चलता है, डस्ट आती है, वो बैठ जाती है, हम झाड़ते नहीं है पर्दों को। तो उसके बाद आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा लगता है कि उड़ने वाला कोई कीड़ा नजर नहीं आ रहा, लेकिन कोई चीज बाइट करके। बिल्कुल। और लोगों की जो वार्डरोब है उसके ऊपर भी मिट्टी होती है, पंखों पे जैसे आपने कहा होती है, बहुत ज्यादा डस्ट होती है, तो उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होती है। उसका क्या सोल्यूशन है हमारा? उसके लिए आपने लगाना करना कुछ नहीं है, उसके लिए धूनी देनी है आपने घर में। मेरे पास तीनों चीजें रखी हुई है, गूगल, हर्बल, लोबान। अच्छा। गूगल, हर्बल, लोबान, ये तीनों चीजें मैं हफ्ते में एक दफा पूरे घर में धूनी लाजमी देती हूँ। उससे क्या होता है कि जो जरासीम निकल रहे होते हैं ना, उससे वो मर जाते हैं।
वो जो मैंने आपसे कहा ना कि जो कीड़ा बाइट करके जाता है आपको पता नहीं चलता, जी। तो वो जिस तरह के भी कीड़े, कभी आपने फ्रूट्स के ऊपर भी कीड़े देखे होंगे, कोहरे होते हैं, फ्रूट्स जलना शुरू हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपके घर से खत्म हो जाएगी और नेगेटिव वाइब्स भी खत्म हो जाएंगी। मैं जी। इसलिए भी ये करती हूँ क्योंकि आपके घर पे जो भी अगर नेगेटिव कोई भी चीज है वो भी खत्म होना जी, शुरू जी, हो जाती है। तो कोशिश करें कि इस चीज का अपने आदी बना ले अपनी लाइफ में, कि आपने ये चीजें करनी ही करनी है। सही। तो हफ्ते में एक दिन जो है वो आपने बताया कि इस तरीके से करना है, लुबान और जो तीनों चीजें आपने बताई, बाकी लुबान, गूगल और हरमन, ये अच्छा। तीनों चीजें आपको बाजार से मिल जाएंगी। एक बॉटल में तीनों चीजें आप डाल के रख लें ठीक। और धुनी कोयला जला के आपने, आपके पास वो जो धुनी देने वाले स्टैंड होते हैं आपको आम मार्केट में मिल जाते हैं, नहीं है तो किसी भी प्याली में डाल के कोयला गर्म करके आप तीनों चीजों उस पर डाल के आप देखिएगा धुनी दें पूरे घर में, पूरा घर आपको ऐसा लगेगा रिफ्रेश हो गया। सही, बिल्कुल। और वो नेगेटिव वाइब्स जो हैं वो भी खत्म होना शुरू हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। अच्छा हुमैरा, अब क्योंकि हम एलर्जीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बताएं, ये जो फ्लू होता है, ये सीजनल फ्लू जो होता है, जो अपने टाइम से जाता है, मतलब आप उसमें कोई एंटीबायोटिक भी खा लें तो वो असर नहीं करती, आप दवाइयाँ भी ले लें तो असर नहीं करते, वो ये होता है कि वो अपने टाइम से 1 हफ्ते में, 3 दिन में, 4 दिन में ही जाता है और फिर उसमें बीच में आपको एंजाइटी भी हो रही होती है, सुस्ती भी आ रही होती है, आपको फीवर भी फील हो रहा होता है, आप कहते हैं भाई मुझे तो बहुत सुस्ती आ रही है, मेरा तो काम करने का दिल नहीं चाह रहा, मैं तो बस दिल कर रहा है कि मैं आराम करते रहूं। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या इंस्टेंट रेमेडी है कि इंसान जो है एनर्जेटिक भी हो जाए और ये फ्लू से छुटकारा भी मिल जाए? है ना, उसमें थ्रोट्स में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। अच्छा। वो बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपको बुखार की कैफियत होती है, पूरे जिस्म में थकावट लगती है, हल्का हल्का सा बुखार होता है। तो उसमें आपने करना ये है कि देखो ये वाला सीजन ना सिर्फ चंद दिनों के लिए शहतूत आते हैं, मेरे ख्याल से बहुत कम टाइम के लिए आता है और मैं शहतूत का इंतजार करती हूँ कि ये इतना कम टाइम के लिए आता है। आप जिन लोगों को गले की शिकायत रहती है वो ढूंढ के भी कहीं से भी, कराची में तो इजीली मिल जाता है, पंजाब में मेरे ख्याल से ज्यादा था, लेकिन कराची में आप अभी ढूंढेंगे ना, मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं किसी मार्केट में। शहतूत लाके आपने शहतूत खाना शुरू कर लें जितना टाइम आपके पास शहतूत है, और अगर शहतूत चला जाए तो शहतूत का शरबत आपको आम किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगा, बल्कि आम मेरे ख्याल से किसी भी ब्रांड का आप शरबत शहतूत ले सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके ना गले में डालें ताकि आपका वो गले में लगे। शरबत शहतूत आपके लिए होता ही इसीलिए है कि आपका गला उससे सही रहे। तो जिनको भी ये शिकायत है गर्म पानी में थोड़ा सा शरबत शहतूत मिला के वो पी लें, बल्कि अभी शहतूत आएगा तो अभी खाने से फायदा ये होगा कि आगे जो गले की प्रॉब्लम्स आएंगी वो उससे बच जाएंगे। फ्रूट्स और सब्जियां आती ही इसीलिए हैं इस सीजन में कि जो आने वाली बीमारियों से है ना, जब हम वो इंटेक करेंगे तो उससे बच जाएंगे। सही, बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा हुमैरा, ये बताइए, आपने फ्रूट्स का जिक्र किया, गर्मियों के लिए सुपर फूड क्या है जिसमें फ्रूट्स भी आप बता सकती हैं, वेजिटेबल भी बता सकती हैं, और अगर आप कुछ और भी ऐड ऑन करना चाहें तो कर सकती हैं। सुपर फूड ऑफ समर। देखो समर का सुपर फूड तो आपको फ्रूट से नहीं बनता है, मैं सत्तू से बनाती हूँ। अच्छा। जो आपकी सारी डिहाइड्रेशन है, आपकी किसी भी चीज की कमी है, आपको गर्मी लग रही है, हिद्दत हो रही है, अभी ये स्ट्रोक आ रहे हैं, तो उसमें आपने चने का और जौ का सत्तू बाजार से लाके रख लीजिए। ये आम मार्केट में सत्तू मिल जाते हैं आपको बने बनाए। बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसको गीला करके सुखाना होता है, फिर तवे पे भूनना होता है, चने का या जौ का जो भी होता है, पहले भिगो के रखो, फिर उसको ड्राई करो, तो आपको बना बनाया इजीली सत्तू मिल जाएगा। आपने करना ये है कि 1 गिलास पानी में आपने गुड़ मिलाना है, जितना आप ले सकते हैं। गुड़ आपने मीठा लेना नहीं लेना आप छोड़ दीजिए। आपने थोड़ा सा गुड़ डालना और 2-2 चम्मच आपने सत्तू के लेने, चने का सत्तू, जौ का सत्तू, ये मिक्स करके ब्लेंड कीजिए पहले अच्छी तरह इसको। ब्लेंड जब ये अच्छी तरह हो जाए उसके बाद आपने कॉफी बीटर मिलते हैं ना, उससे आप इजीली आपको वो जो छोटे वाले रिंग वाला कॉफी बीटर होता है उससे आराम से ब्लेंड हो जाएगा। ब्लेंड करने के बाद आप इसमें आइस डालें, फ्रेश आइस डालें। ये इतना बेहतरीन है, गर्मी का तोड़ है। मैं कहती हूँ आप इसको पियेंगे ना पूरी गर्मियां आप एनर्जेटिक रहेंगे। वो जो ड्रोजीनेस होती है ना वो आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये आपकी नमकियात की कमी भी पूरी कर देगा। ये आपकी बॉडी में जितने मिनरल्स हैं उसकी कमी को पूरा कर देगा गर्मियों में। तो अभी से ला के रख दीजिए क्योंकि गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं। मई और जून बहुत खतरनाक गुजरेगा, तो ये पीना शुरू करें। हुमैरा, रोजाना
रोजाना डेली, ये तो मेरी रूटीन है। हाँ। मेरा दोपहर के मील से आधा 1 घंटे पहले आप ये ले लें, आपकी डाइट भी कंट्रोल रहेगी कि आपने कम खाया, और आपकी डाइट जो आपने बैलेंस करना है वो उसका नमूल बदल आपका ये सत्तू का शरबत। सही। और ये बड़ा ज़बरदस्त आपने सुपर फूड जो है वो बताया। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि बहुत सारे लोग फ्रूट्स जो है वो ज़्यादा शौक से खाते हैं, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, और फिर अब गर्मियों में आगे आम भी आ जाएंगे, तो इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए और इनके क्या क्या फ़ायदे हैं? देखो, ऑन एंड ऑफ सारे फ्रूट्स जो गर्मियों में आते हैं, आम तो आपने डेली ही खाना है, क्योंकि आम हमें पता है कि आम जो होता है वो 2 महीने ही रहता है। सही। तो डेली आप आम दोपहर में फ्रूट्स जितने खाने ना, मैं कहती हूँ शाम से पहले पहले खा लो। अच्छा। रात में खाने का कोई फायदा नहीं। आप जितने फ्रूट्स खाने हैं दिन में, आप उसको जितना जितना ले सकते हैं। जैसे दो छोटे जो आम होते हैं, हाँ। नॉर्मल बंदा जो शुगर पेशेंट नहीं है वो 2 आम खा सकता है। सही। उसके बाद वक्फा करके आप अगर फ्रूट्स के बहुत शौकीन हैं तो थोड़े थोड़े वक्फे से आप सारे फ्रूट्स ले सकते हैं। और उसके बाद फिर ये है, शेक ना बनाएं, क्योंकि शेक में सारी ग़िज़ाइयत खत्म हो जाती है। फिर ये कि इसमें आप चीनी डालते हैं, मीठा डालते हैं, बहुत सारी चीजें और ऐड करते हैं। तो फ्रूट्स को आप जितना खा के आप उसको एंजॉय कर सकते हैं ना, उसकी शेक बना के नहीं कर सकते। तो फ्रूट्स को आप खा लीजिए। और खरबूजा जिस जिसके पास आ रहा है, मैंने हमेशा एक शेक बताया है, अगर तो खरबूजे आपके पास जो है आपकी कोई कमी कैल्शियम की हो रही है, कोई विटामिन सी की है, तो खरबूजे का छिलका मत फेंको, कुछ भी नहीं फेंको। ऊपर से आपने खरबूजा धोया, उसको काटा, उसके बीज, खरबूजा, छिलका ब्लेंड कर लीजिए दूध के साथ। और उसमें कोई मीठा डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें मेरे ख्याल से मीठा इतना होता है कि जरूरत नहीं होती कोई भी आपको मिठास डालने की। और अगर आपको ऑल्टरनेट मीठा चाहिए भी तो आप मिश्री का इस्तेमाल करें गर्मी में। अच्छा, ज़बरदस्त। सही। चले जी, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर स्किन केयर की भी हम बात करेंगे। और ऐसा कैसे हो सकता है कि हुमैरा हमारे साथ हो फिर हम स्किन केयर की बात ना करें, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है हुमैरा के साथ, हम बात कर रहे हैं सीजनल एलर्जीज़ की, इसके अलावा अब स्किन केयर की बात करते हैं। समर के सुपर फूड भी हमने आपको बता दिए। हुमैरा ये बताएं कि गर्मियों में स्किन केयर करना बड़ा ज़रूरी है, वैसे तो पूरा साल ही स्किन की केयर करनी चाहिए, लेकिन ये जो एक्नी है, फिर सनबर्न है, फिर बहुत रेड सी स्किन हो जाती है, इसके लिए क्या करें? इसके लिए बेहतरीन है, आप एलोवेरा जेल, मैं हमेशा कहती हूँ एलोवेरा का पौधा आप लगाते रखें घर में, बहुत इजीली ग्रो भी हो जाता है। आपने एलोवेरा का जेल निकाला, उसके बाद आपने ब्लेंडर में उसको डाल देना है, ठीक है। एलोवेरा जेल डाल के उसके अंदर रोज पेटल्स आपको फ्रेश मिल जाएंगी, 10, 15, 20 रुपए की जितने की भी मिले। आपने उसमें डालना है एलोवेरा के साथ जेल, आप अच्छा खासा निकाल लीजिए, उसमें पेटल्स डालें, उसके अंदर आपने थोड़ा सा फिटकरी का पीस भी डाल देना ब्लेंड में, यानी कूट के इतना सा टुकड़ा आपने फिटकरी का वो भी डाल दिया, ब्लेंड कर ले अच्छी तरह, और इसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर लीजिए, ठीक है। ये अच्छी तरह जब ब्लेंड हो जाए ना, तो जो हमारे पास आइस क्यूब्स की ट्रे होती है ना, उसके अंदर ये डाल के आपने इसको फ्रीज कर लेना है। आप पूरी गर्मियां ये इस्तेमाल कीजिए, ठंडा ठंडा आप आइस क्यूबिंग करेंगे तो आप जितना फेस पे रब करते चले जाएंगे क्यूब्स को, तो आप देखिएगा कि आपके पोर्स भी मिनिमाइज होना शुरू हो जाएंगे, आपकी स्किन भी अच्छी होगी, स्किन टाइट भी होगी, और फ्रेश नजर आएगी आपकी स्किन, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें, रंग भी आपका खिलता हुआ महसूस होगा। मतलब आपने फ्रेश रहना ना, आप ये आइस क्यूब को रबिंग करते रहें। दूसरा, मैं हमेशा एक फेस वॉश बना के रखती हूँ घर में, जिसमें आपने 2 चम्मच बेसन लेना है, 2 चम्मच कॉफी को लेना है, 1/4 टीस्पून आपने इसमें हल्दी का डालना है, और आपने इसके अंदर 2 चम्मच ही खुश्क दूध डालना है, ठीक है ना। ये मिक्स करके सारी चीजें बॉटल में खुश्क रख लीजिए। आपने जब भी धोना है, पानी मिलाया, थोड़ा सा या रोज वाटर मिलाया, आपने इसको मुंह पे अच्छी तरह फेस को वॉश कर लीजिए, इससे 2-3 मिनट लगे रहने दें, रबिंग करते रहें। आप देखिएगा आपकी स्किन बेबी स्किन हो जाएगी इसके लगाने से। सही, स्किन मतलब बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा हुमैरा, ये तो चले आपने बताया, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी बता दी। अब बताइए वो स्किन जिसका जो सनबर्न भी है, मुरझाई हुई भी है, जिसके ऊपर झाइयाँ भी हैं, वो कैसे जो है ना स्किन ओवरकम हो, और उसके लिए क्या किया जाए स्किन केयर?
उसके लिए बेहतरीन है कि आपने दही लेना है, 1 चम्मच आप दही लीजिए। ठीक। दही के अंदर आपने बेसन लेनी, जो मैंने बताया है, 1 चम्मच आपने बेसन लेना है, 1/4 टीस्पून हल्दी डालनी है, और हल्दी के साथ ही आप इसके अंदर अलसी के जो बीज होते हैं ना, उसका पाउडर भी डाल सकते हैं। वैसे उससे जो स्किन जो झुलसी भी होती है ना, उसके लिए बहुत अच्छी होती है, यानी रिंकल्स वाली स्किन जी। जो हो जाती है, हाँ। तो उसके लिए बहुत अच्छा है अलसी का पाउडर। तो थोड़ा सा आप अलसी का पाउडर डालिए, सही। और आप फेस पे, जैसे हम लोग स्किन को बर्न कर लेते हैं ना जी जी सूरज की रोशनी में जी। जाके, तो और अच्छा, इसको अब आपने बनाना किससे है, जो ग्रीन टी का कावा होता है ना, जी। आप वो कावा बना के रख लीजिए। वो आपको मेरे ख्याल से 3-4 दिन तक चल जाएगा, फ्रिज में बना के रख लें। सही। उस कावे वाले पानी से आपने, ठंडे पानी से इसको आपने पेस्ट बनाना है, और ये वाला मास्क आपने लगाना है। तकरीबन 15 मिनट तक लगा के रखिए। जब हल्का सा गीला रह जाए तो हाथों को गीला करके अच्छी तरह मसाज करके फिर आप इसे उतारें। आप अच्छा। देखेंगे आपकी सारी पिगमेंटेशन भी गायब हो जाएगी, सनबर्न भी आपका चला जाएगा, और सॉफ्ट भी होगा। सही। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सेहत की। अब ये बताएं कि जिन लोगों को बहुत शदीद दर्द रहता है सर में, जिनको दर्द रहता है कंधों में, जोड़ों में, वो क्या करें? देखिए, गर्मी में ये वाली कैफियत इसलिए होती है कि आपकी बॉडी से नमकियात जा रही होती है, पसीने की डिहाइड्रेशन। वजह जी से। जी। जब पसीना बहुत आता है तो ये कैफियत हर एक के साथ होती है कि आपने ये वाली जो कैफियत से दो चार होना ही है। तो आप कोशिश करें, जो ORS का पानी है या नीमकोल का पानी है, वो ज्यादा इस्तेमाल करें। और दूसरा ये कि जो हम लोग AC से निकल के फौरन गर्मी में जाते हैं, और आना जाना, या तो आप बैठे रहें मुस्तकिल AC के अंदर, बाहर अभी ना निकलें जब तक कि आप रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। AC से उस वक्त तक कमरे से बाहर ना निकलें, क्योंकि AC ऑफ कर दें, जी। ऑफ करने के बाद उस वक्त बाहर आए जब रूम टेम्परेचर पे आप आ जाए, फिर बाहर आए। तो ये वाली कैफियत होती ही इसीलिए कि आप ठंडा गर्म आना जाना बाहर रखते हैं, तो आपकी स्टिफनेस बॉडी में बढ़ जाती है। तो कोशिश करें इन चीजों को थोड़ा सा, देखिए हमने अपनी लाइफ को सहूलत की तरफ तो ले गए, लेकिन अगर थोड़ा सा अवॉइड करेंगे ना, तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। मैं AC को बहुत कम यूज करती हूँ, क्योंकि जब बहुत ज्यादा शदीद गर्मी होती है तो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि AC में भी मुझे ऐसा लगता है कि सफोकेशन स्टार्ट हो गई है, कमरा बंद है, हाँ, सर में दर्द शुरू हो जाता है बहुत ज्यादा बैठो तो। कैफियत AC वाली जगह पे ज्यादा आती है, तो कोशिश करें, और जो ज्यादा पसीना जिनका जाता है वो ORS का, इंशाल्लाह ये वाली कैफियत नहीं रहेगी। सही। अच्छा, आपने स्वेटिंग की बात की ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी स्किन भी ऑयली होती है, और उन्हें अगर किसी तकरीब में जाना है और उन्होंने मेकअप किया है, तो इतनी स्वेटिंग होती है उनको कि वो सारा मेकअप उनका बहने लग जाता है। अब जाहिर सी बात है, चलें वो गाड़ी में AC में जा रहे हैं, या किसी वो इवेंट पे गए, वहाँ पर उनको AC मिल गया, लेकिन कई कई जगहें ऐसी होती हैं जहाँ वो जाते हैं, जैसे अब वो कॉरिडोर से गुजर रहे हैं या कहीं पर भी वो हैं, तो उनको पसीना आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए क्या किया जाए, कि जिन ऑयल कंट्रोल करने के लिए फेस पे से, स्किन पे से क्या किया जाए? देखो, सबसे अच्छा है, आपने दूध लिया, दूध जैसे लिक्विड वाला दूध आपने लिया, उसके अंदर आपने फिटकरी जो पीसी हुई है ना, वो डाल के थोड़ी देर रख दें। दूध हो सकता है थोड़ी देर फट भी जाए, लेकिन आपने उसको ट्रे में, वही मैंने जैसे आइस क्यूब की ट्रे बोला है, उसके अंदर जमा के रख लें, और उस दूध और फिटकरी को मिला के आपने फेस पे रब करना। और अगर दूध भी नहीं है तो खाली फिटकरी का पीस आप रख लीजिए, आपका वॉश बेसिन सामने आप रखिए। जब भी आप इस तरह की मेकअप कर रहे हो, या आपका डे टाइम आप देखें, सुबह उठ के आपने करना है, आपने सिर्फ फिटकरी का पीस लेना और गीला करके, जहां जहां आप देखेंगे पोर्स आपके इलाज हो रहे हैं, आपको मसाज करना है, थोड़ी देर छोड़ देना है, 1 मिनट के बाद आप पानी से वॉश कर लीजिए। आपकी स्किन जो है ना, वो टाइट होना शुरू हो जाएगी, और आप देखेंगे कि आपकी स्किन की जो बेस है वो भी सही रहेगी। इसकी प्राइमर लगाएं पहले, और उसके बाद फिर आप बेस लगाएं। सही। अच्छा उमेरा, बहुत सारी खवातीन को इशू होता है आर्थराइटिस का, और साथ साथ उनको होता है वेरिकोज वेन का इशू। उसके लिए वो काफ़ी थेरेपीज़ भी ले रही होती हैं और एक्सरसाइज भी कर रही होती हैं। आपके पास क्या हल है, जिन खवातीन की वेन्स जो है वो वेरिकोज हो जाती हैं, या उसमें ब्लड जम जाता है, या फिर जिनको आर्थराइटिस होता है, या फिर शियाटिका पेन ऑल्सो? जी देखो, इसके लिए अभी मैं हमेशा आपके चैनल पे भी और भी दूसरे चैनल्स पे मैं अपनी जो योगा की एक्सरसाइजेज है वो बताती हूँ। योगा की एक्सरसाइज होती है कि हाथ पैर की कुछ एक्सरसाइज, जैसे अगर पैर की है तो पैर तो आपने स्ट्रेट ऐसे 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 पैरों को करना है। सही। लेकिन मैं फिंगर्स की एक एक्सरसाइज बता रही हूँ, अगर तो आपको नजर आए, ये देखो मेरी 2 फिंगर ऊपर है, दोनों हाथ को बारी बारी करना है, ये वाली दोनों फिंगर को आपने होल्ड कर लेना है, और उसके बाद आपने अपनी ये वाली फिंगर को मूव करना है ऐसे। अच्छा, सही। ये वाली फिंगर्स को मूव करो,
फिर उसके बाद अंगूठे को लेकर आओ थर्ड फिंगर की तरफ, ये वाली सही। एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, तो फिर उसके बाद लास्ट वाली फिंगर पे लेके जाने आपने ये 3, ठीक है। सही। इस तरह पहले आपने ये करना है, फिर आपने ये करना है, फिर ये थर्ड, ठीक है। और फिर जी। आपने ऐसे 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 जैसे अपने हाथों में ना, जितना आप इस तरह करते रहेंगे, जी। सारी आपकी ये जितनी सर्कुलेशन है ना, जी। ये खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी। 5 मिनट सिर्फ अपने आप को दे दीजिए रात को सोते टाइम पे ये वाली एक्सरसाइज करने के लिए। हाँ। आप देखेंगे कि आपकी ये जो अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है ये भी दूर हो जाएगा, आपकी वेन्स का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन मांगता है और कुछ नहीं पड़ता। जी जी। हम लोगों ने अपने बॉडी को हिलाना जुलाना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से हम खुद बीमारी की तरफ आ गए। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये बड़ा ज़बरदस्त आपने तरीका बताया और ये ज़रूर अगर किसी को ये वेरिकोज़ वेन का इशू है या आर्थराइटिस है तो वो ज़रूर ये घर पे करके देखें, अप्लाई करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और डेफिनेटली हुमैरा जो बातें बताती हैं या जो चीज़ें जो रेमेडीज़ आपको बताती हैं वो बहुत ज़बरदस्त होती हैं। अच्छा हुमैरा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम कि जब मेकअप मतलब लड़कियाँ जब मेकअप कर रही होती है तो उनको एक बहुत स्मूथ एक अच्छी स्किन चाहिए होती है। आजकल क्या है कि जो सैलून है या मेकअप आर्टिस्ट है वो भी ये सजेस्ट करते हैं कि नहीं भाई आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, मेकअप हम आपको कम लगाएंगे, तो उसकी वजह से वो फिर रुक करती हैं एस्थेटिक क्लिनिक का और वहाँ पर जाती हैं। फिर वो जो है वो प्रोटीन इंजेक्ट हो रहा है या फिर वो माइक्रो नीडलिंग हो रही है, स्कारलेट है, फिर डर्मा फेशियल है एंड ऑल दैट, मतलब डर्मा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो हाइड्रा फेशियल है एंड ऑल दैट। तो व्हाट डू यू प्रेफर, जाना चाहिए और या फिर घर पे कुछ ऐसी रेमेडीज़ होती हैं जिससे आप अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हैं, डीपली भी उसकी क्लिनजिंग कर सकते हैं और वो उसकी लुक भी हेल्दी लगे, ये नहीं कि उसकी लुक भी वो कोरियन और वो चमक चमक वाली हो। जी देखो जी, सारी चीजें आप घर पर भी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन एटलीस्ट हम ये चाहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप खुद ही करें, किसी से करवा भी सकते हैं। तो ये नॉर्मल से सैलून जो होता है, आप सैलून में जाइए, फेशियल आप खुद भी कर सकते हैं, करवा भी सकते हैं। सही। मेरी रूटीन में मैं बहुत ज्यादा स्किन को छेड़ती नहीं हूँ। मेरी अच्छा। आज तक की रूटीन है कि मैंने अगर कराना है तो मैं एक नॉर्मल सा फेशियल कराती हूँ। फेशियल का कतई ये मकसद नहीं होता कि आपका रंग गोरा हो जाए सही। या आपकी स्किन, आपके जितने भी मसल्स है ना, जी जी। ये उसकी एक्सरसाइज होती है। Right. फेशियल स्किन लेकिन फेशियल आपकी एक्सरसाइज है फेस की। सही। तो आपने वो महीने में एक दफा तो कराना ही है आफ्टर 30। उससे पहले मैं कहती हूँ करेंगे सिर्फ क्लीनिंग करें, ठीक है ना। अब उसके बाद आ जाती है जी आप रिंकल्स घर में कैसे खत्म कर सकते हैं। सारी चीजें देखिए, मैं ये कहती हूँ कुदरती चीजों से नुकसान आपको कुछ नहीं होता। आप अलसी का पाउडर, चावल का पाउडर, ये दोनों मिक्स कर लीजिए इक्वल क्वांटिटी, ठीक है ना। अच्छा। अलसी और चावल का पाउडर, ये आपका मास्क बन गया। आपने क्लींजिंग करनी है दूध से पूरे चेहरे को क्लींजिंग करने के बाद आपने क्रीम बनानी है। नॉर्मली आप कोई भी क्रीम बना सकते हैं। माश की दाल को अगर आपने पेस्ट बना के छन्नी से छान लिया, उसका पेस्ट बेहतरीन क्रीम है आपके पास बन गई। ये आपने इस क्रीम से मसाज किया, इसमें विटामिन ई के कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए। इससे आपने मसाज किया 10 मिनट्स, इसके बाद आपने इसको वाइप आउट किया। मसाज करने के बाद आपने टोनर लगाना है या स्प्रे करना है। रोज वाटर आपके पास बेहतरीन, आप घर में भी बना सकते हैं पेटल्स का रोज वाटर। आपने वो रोज वाटर से स्प्रे किया, वाइप आउट किया, उसके बाद आपने ये मास्क लगा लिया जो मैंने अलसी और चावल का बोला है। ये मास्क दूध में मिक्स करके बना लें या रोज वाटर में मिक्स करके बना लें पेस्ट। आप इस मास्क को लगाएंगे 15 मिनट बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन कोरियन स्किन जैसी लगना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये करना हफ्ते में 2 दफा है। अच्छा, हफ्ते में 2 दफ़ा करना है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया हुमैरा आपके कीमती वक्त के लिए। आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला और इतनी ढेर सारी बातें आज हमने की स्किन केयर से रिलेटेड और सेहत के से रिलेटेड। आपको हमने बताया कि कैसे जो है वो आप ये सारी रेमेडीज़ अप्लाई कर सकते हैं और ये जो तरीका हमारे जितने भी हर्बलिस्ट बताते हैं, आपको ये बेहतरीन रेमेडीज़ होती हैं, ज़रूर इनको अप्लाई करें, आपको फ़ायदा होगा। चलें यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर जेनजीज़ के हवाले से आज बात कर लेते हैं और ये पूछेंगे भाई कि जेनजीज़ जो हैं क्या सोचते हैं और ये फ्यूचर में जो है वो क्या कुछ करना चाहते हैं और क्या डिफरेंस है इनका अपनी पिछली जनरेशन से। लेकिन ये सारी बातें करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। जेंजीज़ के हवाले से बात करेंगे कि जेंजीज़ के जो पेरेंट्स हैं वो इनको कैसे डील करें, क्योंकि जो जेंजीज़ हैं ये क्या सोचते हैं, इनके क्या एम्बिशंस हैं, ये क्या करना चाहते हैं, या जिस तरह से इनकी आइडियोलॉजी है उसको कैसे टैकल किया जाए, पेरेंट्स क्या करें। क्योंकि यूजुअली ये होता है ना कि ये बहुत ज़्यादा हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं, या फिर कंसिस्टेंसी इनमें कम होती है, या फिर ये बहुत ब्रिलियंट तो हैं लेकिन शायद ये अपनी सलाहियतों को उस तरह बरोकार नहीं ला रहे हैं। तो इनको डील करने का क्या तरीका है, जेंजीज़ की जो पेरेंटिंग है वो किस तरह से करनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो नौरीन शमसुद्दीन मौजूद हैं जो कि पेरेंटिंग एजुकेटर हैं। उनसे बात करते हैं, उनको शुभ वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौरीन, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, कैसी हैं आप? सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा नौरीन, यूजुअली लोग कहते हैं ना भाई एआई का इस्तेमाल सीखें, एआई को कैसे यूज़ करेंगे और टेक्नोलॉजी नई आ गई है, अब क्या करें, इसको कैसे चलाना चाहिए, इसका क्या इस्तेमाल होना चाहिए। वहीं जो जेंजीज़ के पेरेंट्स हैं वो क्या करें, वो कैसे उनको डील करें, ये तो उससे भी मुश्किल काम है। आई थिंक जेनजी की पेरेंटिंग जो है ना वो अब हुआ ये है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ना एक बड़ा डिस्कनेक्ट आ गया है, बिकॉज जेनजी एक और टेंजेंट पे चल रहे हैं। पेरेंट्स जो है वो पुराने जमाने के भाई आंखें दिखा के डांट के उन बच्चों को धमकियां दे के मैं बाथरूम में तुमको बंद कर दूंगी, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, मैं तुम्हारा अलाउंस बंद कर दूंगी, तुमसे फोन छीन लूंगी। आई थिंक ऑल ऑफ दिस इज नॉट वर्किंग एनी मोर फॉर द पेरेंट्स। तो अब पेरेंट्स को नहीं पता कि अब इस चीज को डील कैसे किया जाए। आई थिंक द बेस्ट हल ये है, एंड आई रेकमेंड सो मेनी पेरेंट्स कि आप बैठे उनके साथ, उनके डेली चैलेंजेस को समझें कि वो पूरा दिन जब घर आते हैं, पहले जो है ना वो सोशल प्रेशर या इमोशनल प्रेशर नहीं हुआ करता था हमारे टाइम पे, आपके टाइम पे भी। आई थिंक अब जो है वो इमोशनल प्रेशर, सोशल प्रेशर, जो सोशल मीडिया का प्रेशर है, जो रोज वो पूरा दिन स्क्रॉल कर रहे हैं हर चीज, उनके फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आप नजर भी आते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इंस्टाग्राम पे जो नजर ही नहीं आते। इनविजिबल प्रेशर इतना ज्यादा हो गया है, अब उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझते तो वो चुप रहते। तो आई थिंक पेरेंट्स नाउ उनको उनके लेवल पे जाके उनसे कनेक्ट करना है, उनके प्रेशर को समझें कि वो उनका एग्जाम्स, अब खाली एग्जाम्स का प्रेशर, टेस्ट का प्रेशर, आई थिंक अब वो प्रेशर जो है वो एक बहुत छोटा प्रेशर है। पहले हम देखते थे बच्चे इतना भारी बैग उठा के स्कूल जा रहे होते थे, अब वही चीज वो लैपटॉप उठा के स्कूल जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इनका प्रेशर खत्म हो गया, उनके जो बाकी इमोशनल प्रेशर है, फ्रेंड्स का प्रेशर, सोशल प्रेशर, जो सोशल मीडिया के थ्रू भी आता है प्रेशर, वो सब चीजें आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए कि वो उनको समझें, उनके प्रेशर्स को समझें और उनके साथ बैठ के बात करें। सही। अच्छा, माइंडसेट क्या है, आप मतलब लोगों को बताएं, लोगों को अवेयरनेस दें कि इनका माइंडसेट क्या है, किस तरह से इनसे बात करनी चाहिए, या वो क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं। मतलब ये जो आज के जो स्टूडेंट्स हैं, आज के जो बच्चे हैं, इनका थॉट क्या है, ये क्या करना चाहते हैं। मतलब ये कोई बहुत जल्दी में है नहीं, या फिर बड़े ब्रिलियंट हैं, बड़े तरीके से काम करना चाहते हैं, इनका थॉट प्रोसेस क्या है। देखिए, आई वुडंट से जल्दी में है, बट दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर टाइम। उनके लिए उनका वक्त बहुत कीमती है। पहले उनको हमारे टाइम पे भाई 9 to 5 की जॉब होती थी, बट हम भाई 7 बजे भी बैठे हुए, जॉब पे 8 बजे भी बैठे हुए। बट उनके लिए उनका, अगर आपने उनसे गलती से कह दिया है कि आपकी जॉब 9 to 5 है तो वो 5 बजे अपना लैपटॉप बंद करके उठ के चले जाएंगे, बिकॉज दे वर्क लाइफ इज नॉट जस्ट द लाइफ। उनके पास बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। उनके लिए जॉब वाइज अगर आप देखें कि अब उनको खाली पैसे नहीं कमाने, भाई जॉब में मजा आना चाहिए। मतलब इट्स अ पॉजिटिव, हाँ नौरीन, इट्स अ पॉजिटिव थिंग आई गेस। हाँ, इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, बिकॉज उनसे पहले तो हमें किसी ने ना नहीं बोला ना, किसी ने ना बोलने का तो कोई वो ट्रेंड ही नहीं था कि कोई आपको ना बोले। हाँ ही सुना था, और सिखाया भी ये था कि हाँ बोलो। लेकिन अब जेनजी हमें सिखा रहे हैं कि भाई आप अपने लिए लिव फॉर योर सेल्फ, डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ, जिसमें ना मजा आए उस चीज को आप छोड़ भी सकते हो। जरूरी नहीं है कि और को खुश करने के लिए या किस फायदे के लिए आप हाँ ही बोलते जाओ और लोग आपका फायदा उठा के चले जाए। सही नहीं, ये तो ऑब्वियसली हर जनरेशन में इतनी अकल समझ तो होती है कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। लेकिन बहुत सारे लोग इस प्रोफेशनलिज्म को या इस एटीट्यूड को जो है ना वो कंसिडर करते कि नहीं, दैट्स रियली रूड, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कुछ समझना चाहिए, इनके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, थोड़ा तहम्मुल होना चाहिए। व्हाट डू यू से? आई थिंक बहुत सारे
देखिए सही गलत की डेफिनेशन तो कहीं पे भी नहीं है, कोई किताब में नहीं है, ठीक है ना? अगर एक एम्प्लॉयर है, जैसे एक एम्प्लॉयर है, अगर उसका काम खत्म ना होगा तो उसको लगेगा कि ये गलत है कि कैसे ही 5 बजे उठ के चला गया। लेकिन अगर आप उसके फैमिली के हवाले से या उसके हवाले से देखिए, भाई मुझे पैसे मिल रहे हैं 5 बजे तक के, मैं उठ के चला जाऊंगा, फॉर देम वो गलत है कि अगर एम्प्लॉयर उनको 8 बजे तक बिठाएगा तो फॉर देम दैट्स रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नहीं चले जी, ये तो जॉब क्राइटेरिया की बात हो गई। घर में कैसे डील किया जाए जेनजीज को? घर में जेनजीज को उनको सब्र और तामुल से, जैसे आपने कहा ना, उनसे कनेक्ट करके, उनसे, अब वो जमाना नहीं रहा कि हम चीख के चिल्ला के अपनी बात मनवा लें। आई थिंक जो बात अब हम आराम से बैठ के उनसे बात करके मनवा सकते हैं ना, वो अब आप चीख के चिल्लाते वो और अड़ जाते हैं कि अब हमें ये तो करना ही नहीं है, अब आप करवा के दिखा लें हमसे। सही। अच्छा, डिफरेंस क्या फील करती हैं आप पिछली जनरेशन में और इस जनरेशन में? आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस है और क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है? अब की जो जनरेशन है, जो जेनजीज है, उनमें क्या मिसिंग है और जो पिछली जनरेशन थी उनमें क्या मिसिंग था? पॉजिटिव क्या है और डिफरेंस क्या है? देखिए हर जनरेशन को अगर आप उसके हिसाब से टैकल करें, जेन जी जो है वो इट्स लाइक दे आर लाइक अ बेटर वर्जन ऑफ आर जनरेशन। अब जो जेन अल्फा आ रही है, दे आर अ बेटर वर्जन ऑफ जेन जी। जेन जी के टाइम पे जो पेरेंट्स से गलतियां हुई, आई वुड से कि पेरेंट्स जो है वो एक तरह से, हम पेरेंट को सेटल होने में टाइम लगा कि अब मैं इसके साथ कनेक्ट कैसे करूं, ये गुस्से से तो बात नहीं मान रहा मेरी, अब मैं कैसे इससे अपनी बात मनवाऊं। अच्छा नौरीन, आप जिस तरह से कह रही है ना कि दे आर बेटर जनरेशन, तो बहुत सारे लोग इस हवाले से बात करते हैं या इस हवाले से रिसर्च भी है कि जो जेनजीज हैं अपनी पिछली वाली जनरेशन के मुकाबले में इनका जो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस है वो कम है, या फिर इनमें जो है ना वो इतना हौसला नहीं है या कंसिस्टेंसी नहीं है। व्हाट डू यू से ऑन दैट? देखिए जेनजी जो है वो उस जमाने से आए हैं जहाँ पे एआई आ गया, जहाँ पे आप देखो ना कि रील्स का जो टाइम है, अब 1 मिनट से भाई 30 सेकंड्स की रील्स अब आ रही हैं, क्योंकि इतना पेशेंस ही नहीं है किसी में कि वो 1 मिनट तक पूरी रील देखे, राइट? तो वो पेशेंस जो है विद टाइम वो पेशेंस खत्म हो गया। पहले इतनी लंबे लंबे जो है ना वो शोज भी हुआ करते थे, अब हर चीज शॉर्ट में करते जा रहे हैं ताकि वो जितना लोगों का टाइम स्पैन है भाई हम उतना ही लोगों को दिखा लें। आई थिंक जेनजीज के साथ भी यही हुआ कि उनके टाइम पे सोशल मीडिया जस्ट केम अबाउट, राइट? तो वो भी अब वो सीखते सीखते अब उनके साथ उनका कंसंट्रेशन स्पैन इनका इतना कम हो गया कि वो उनमें पेशेंस ही नहीं रहा। आप उनको कोई बात समझाना चाहे, वो आपसे कहेंगे कि मुझे एक्स्ट्रा बातें ना करो, मुझे टू द पॉइंट बात करो, कि आपको आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप मुझे सिर्फ वो बता दें। तो यही बात है कि उनके टाइम पे ये जो है वो हम अपने बच्चों को जो है ना वो सुधारने की कोशिश करना है ना नौरीन, इसी चीज को तो मैं चेंज यही करना आपसे है। कह रही हूँ, मैंने कहा कि हम अपनी, जैसे हमारी जेन अल्फा है, मेरी बेटी 5 साल की है, तो अब मैं उसमें हमारा काम यही है कि अब इनमें ये चीज को हमें सुधारना है कि अब उनको सोशल मीडिया से दूर रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भाई कंसंट्रेशन ही नहीं है, अटेंशन स्पैन नहीं है, बच्चे एक जगह बैठ ही नहीं पा रहे, वो उसी जगह पे भाई कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे। आप उनको होमवर्क कराने बैठे, वो एक चीज देख के वो भाग जाएंगे, क्योंकि वो आदत नहीं है। बच्चे आप देखें 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे आप देखें, वो फोन्स में रील्स, नहीं समझ आई भाई आगे कर दिया, नहीं समझ आई आगे कर दिया। इस तरह उनका जो कंसंट्रेशन स्पैन, अटेंशन स्पैन उनका इतना कम हो गया है। बिसाइड्स दैट दे आर सो ओवर स्टिम्युलेटेड ऑल द टाइम, बिकॉज आपका काम भी स्क्रीन पे है, आपका जो है वो एंटरटेनमेंट भी स्क्रीन पे है, स्पेशली चीज, बिकॉज उनके टाइम पे अब कैपिंग तो आई नहीं ना कि भाई स्क्रीन टाइम हमें खत्म कब करना है। पता चला भाई वो पूरा दिन स्क्रीन पे थे, अब एंड रिजल्ट ये हुआ कि या तो उनको मेंटल इश्यूज हो रहे हैं, या तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, उनको समझ नहीं आ रहा कि भाई बैठना है, खड़े होना है, हंसना है, रोना है, करना क्या है। तो ये इसी हवाले से अब हमारा ये काम है एज अ कोच एज वेल, आई एम ट्राइंग टू कोच पेरेंट्स दैट आपने अपने बच्चे के ऊपर कैप लगाना है, क्योंकि ये स्क्रीन आपके बच्चे का जो हशर कर रहा है इनका ब्रेन का, आपको पता भी नहीं है, आपको 5 साल बाद पता चलेगा, आपका बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। अभी कितने बच्चों में स्पीच डिलेज हो रहे हैं, बिकॉज भाई हमने बच्चे ने खाना नहीं खाया, हमने उसको स्क्रीन पकड़ा दी, उससे बच्चा बोलना ही नहीं सीखा, खाना खाना तो वो सीख गया, उसको पता नहीं वो खा क्या रहा है। फूड के साथ उनकी रिलेशनशिप अनहेल्दी, भाई स्क्रीन देख के आप बच्चे को जितना खिला लो वो खा लेगा, जो खिला लो वो खा लेगा। तो बच्चे को पता ही नहीं है कि भाई मुझे रेस्टोरेंट में कैसे बैठना है। क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट में बैठ के पेरेंट्स बच्चों को स्क्रीन दे देते हैं, तो बच्चे को पता ही नहीं कि अच्छा स्क्रीन जब ले ली गई तो क्या हुआ, बच्चे रोना शुरू कर दिया, भाई जमीन पे लेट के रेस्टोरेंट में रोना शुरू कर दिया, चीजें फेंकना शुरू
शुरू कर दी, क्योंकि हमने वो चीज सिखाई नहीं, हमने हर चीज के शॉर्टकट्स ढूंढे, बट अब जाके हमें पता चल रहा है कि भाई ये जो हर चीज हो गई हमसे, वो हमसे गलत हो गई। अब कुछ पेरेंट्स हैं जो वाकई उस चीज को कॉन्शियसली जो है वो सुधारना चाह रहे हैं, भाई वो कोच के साथ भी बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा हेल्प भी ले रहे हैं, काउंसलर से भी हेल्प ले रहे हैं कि किस तरह अपने बच्चों को स्क्रीन से दूर रखें। सही, चले जी, इस बारे में मजीद भी बात करते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो बात हो रही है जेंजीज़ के हवाले से। नौरीन हमारे साथ मौजूद हैं। नौरीन, ये बताइए कि जेंजीज़ जो हैं वो ओबीडियंट हैं, अपने पेरेंट्स के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे हैं, एहसास का रिश्ता रखते हैं, रिस्पेक्ट का रिश्ता रखते हैं, ज़्यादा ज़िद्दी तो नहीं होते? जेंजीज जो है वो आप अगर उनको सही बात करोगे, इवन पेरेंट्स, आई थिंक पहले ये होता था ना कि पेरेंट्स हमें अपने दोस्तों के सामने में भी हमें गुस्सा करके चले जाते थे और हम कुछ भी नहीं कहते थे। आई थिंक हम सबके साथ हुआ है, बट जेंजीज अब वो चीजों को, गलत चीजों को टॉलरेट नहीं करते। हाँ, हमारा काम है एज पेरेंट्स उनको ये बताना कि भाई सही क्या है, गलत क्या है। आपने बुजुर्गों के सामने, बड़ों के सामने आपने कुछ बात नहीं करनी है, बट हाँ, देयर आर सम किड्स दैट आर लाइक दैट, और वो अब जो है वो ऊंची आवाज में बात करना जो गलत है, भाई उठ के वहां से चले जाना। आई थिंक वो एज पेरेंट्स हमने जो है वो देखी कि जेंजी में क्या क्या चीजें जो है वो गलत है। दैट्स पार्ट ऑफ द थिंग्स जो हमें सही करनी है अपनी जनरेशन में। सही। अच्छा, जिस तरीके से अभी आपने कहा ना कि पहले वाली जो जनरेशन थी, ज़ाहिर सी बात है उनकी बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट थी, लेकिन थोड़ा सा ये बताएं कि जो पेरेंट्स हैं उनका कितना अहम रोल है इनकी तरबियत में, और बात बात पर ये बताना कि ये ठीक है या ये गलत है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस मामले में पीछे हो गए हैं कि वो बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ कम्युनिकेशन नहीं रखते। जैसा कहा है ठीक है, ओके फाइन, ये तो जेंजी हैं, ये तो ऐसे ही हैं, और इस तरीके से बहुत सारे घरों के जो बच्चे हैं वो बिगड़ भी जाते हैं, उन्हें नुकसान भी होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि दे आर जेंजी। तो उनको कुछ भी नहीं कहते, समझाते भी नहीं है, नहीं ठीक है भाई ये तो हमसे आगे की जनरेशन है, तो ज़्यादा अक्लमंद है। वो दैट्स गुड कि वो आप उनको समझते हैं कि वो बेहतर हैं, वो ज़्यादा अक्लमंद हैं, ब्लंट हैं, आपको जल्दी रिप्लाई कर देते हैं या कोई चीज़ टॉलरेट नहीं करते, मगर कहीं ना कहीं यही चीज़ें उनकी पर्सनालिटी में तोड़फोड़ का शिकार भी होती हैं। जब तक यंग हैं तो चल जाएगा, लेकिन जब वो प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो फिर उनको पता चलेगा कि जेंजी वर्ल्ड जो है ना कहीं पीछे छूट गया है, और अब जो दुनिया है वो डिफरेंट दुनिया है, और यहाँ पर हाँ, यहाँ पर जो काम करना है वो उनसे सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ काम करना है, क्योंकि उनकी दुनिया में जब तक वो एग्जिस्ट करेंगे या उनकी दुनिया में जब तक वो जाएंगे, उनके जो एज ग्रुप के लोग होंगे तब तक उनका पाला सीनियर से तो पड़ेगा ही, उन्होंने किसी ना किसी कंपनी में काम करना ही है, और वो तो डिफरेंस फील होगा। तो उसके लिए पेरेंट्स को कितना ज़रूरी है इनकी बेहतर तरबियत करना। पेरेंट्स को आई थिंक अब से बहुत ज्यादा, आई मीन वी आर अस एज पेरेंट्स, हमारे पे भी सबसे ज्यादा प्रेशर है, बिकॉज हमारे से पहले जो है वो इमोशनल टीचिंग या सोशल टीचिंग, सोशल प्रेशर को किस तरह डील करें। अगर मैं देखती हूँ मेरा बच्चा बुली हो रहा है, मुझे तो सिखाया नहीं कि उसको डील कैसे करना है, तो मैं अपने बच्चे को क्या बताऊं। हमें तो ये बताया था ना कि भाई बच्चा स्कूल में ए आना चाहिए उसका, कि कुछ भी करो बच्चे का स्कूल में ए आना चाहिए, हमें यहाँ तक सिखाया था। तो वी आर टीचिंग समथिंग जो हमें भी नहीं पता, हम भी कुछ जो है ना वो सेशंस अटेंड करके, भाई रील्स देख देख के हम भी सीख रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंटली पेरेंट्स को मैं यही बताती हूँ कि बच्चा आपके वर्ड से ज्यादा आपके एक्शंस को देख के सीखता है। अगर आप बच्चे को कहो कि तुम फोन रख दो तो वो फोन नहीं रखेगा, लेकिन अगर आप बैठे हो, बच्चा आपको देख रहा है कि आप घर आते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो, आप किताब उठाते हो, आप लोगों से बात करते हो, तो यहाँ फोन उठा के एक साइड पे बैठ जाते हो। वी ऑल नो आई वुड से स्पेशली डैड्स, या घर आते हैं, भाई अब मैं बहुत थका हुआ हूँ, अभी मुझसे थोड़ी देर कोई बात ना करे, भाई वो कोने पे बैठ के, भाई वो अपना यहाँ तो टीवी ऑन करके बैठ जाते थे, यहाँ तो वो फोन यूज करने बैठ जाते थे। टर्न्स आउट के बहुत सारे बच्चे दे सॉ देयर डैड, और अब क्या होता है भाई जब घर पे आते हैं, स्पेशली जेंजीज, बिकॉज उन्होंने देखा यही है। तो अब हम कॉन्शियसली अब पेरेंट्स को ये रेकमेंड करते हैं ना कि बच्चे आपको देख रहे हैं, सो जब आप घर भी आए, यू आर अ रोल मॉडल फॉर योर किड्स, तो आप घर आए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आप 30 मिनट्स पूरे दिन में से भी अगर एक्टिवली विदाउट योर फोन्स, विदाउट एनी टेक्नोलॉजी, अगर आप बच्चों के साथ बैठ के बात भी, आई थिंक खेलना तो बहुत दूर, अगर आप बैठ के बात करके उनके दिन के बारे में, उनके प्रेशर के बारे में, जस्ट हैव अ कॉन्शियस कॉन्वर्जेशन विथ योर किड्स, आई थिंक वो बहुत ज्यादा उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है।
सही। और कनेक्ट होने में भी बहुत हेल्प करता है। हाँ, तरबियत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों की तरबियत कर सकें। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा ना कि बच्चों को क्वालिटी टाइम की ज़रूरत होती है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ बैठें, ये क्वालिटी टाइम दें और जो उनका फील होता है उनको कि जी ठीक है, ये तो जेंजी हैं या ये तो ज़िद्दी हैं, ये तो ब्लंट है, तो उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। वहीं मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको ऐसी क्या चीज़ें जो जेनजीज हैं, यानी ये जो जनरेशन है, इसकी बहुत अच्छी लगती हैं और क्या चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि ये वीकनेसेस हैं, इनके ऊपर काम करना चाहिए? जेनजी की आई थिंक सबसे बेहतर बात ये है कि वो बिल्कुल दे हैव नो फिल्टर। वो जो आपकी बात गलत लगेगी वो आके आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि वो भाई आज बोलेंगे कि तुम सही हो, कल बोलेंगे कि नहीं ये बात उसकी गलत थी। जो है वो आपके मुंह पे, उनको डर किसी का नहीं है, वो आके अपने मुंह पे बात करेंगे। सेकेंडली दे आर टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स। आई थिंक वो बात तो किसी ने कभी भी नहीं बताई कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ। आई एम मेकिंग सो मच कंटेंट ऑन जस्ट मदर्स टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स, बट ये तो किसी ने कभी भी नहीं बात की कि, और ये हमें जेनजी से सीखी है और मैंने स्पेशली आई थिंक आई हैव लर्न दैट फ्रॉम जेनजी कि आपने अपना भी तो ख्याल रखना है। अगर आपने अपना ख्याल नहीं रखा तो आप दूसरों का कैसे ख्याल रखेंगी? बिल्कुल। मदर्स अगर अपने आप पे इन्वेस्ट करेंगी, अपनी तरबियत पे इन्वेस्ट करेंगी, तो ही तो वो बच्चों को बेहतर। दैट्स व्हाई मदर्स आर आल्सो लर्निंग हाउ टू यूज सोशल मीडिया, हाउ टू यूज एआई। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो बच्चे स्कूल में सीख के आते हैं, मदर्स को घर पे वो सीखनी पड़ती है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर जिस तरीके से आप बात कर रही हैं, जेनजीज का जो कंसिस्टेंसी का कहना चाहिए जो स्पैन है वो थोड़ा कम है। इसके अलावा जो है बाकी पॉजिटिविटी उनमें ये है कि वो लोग थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो कहीं ना कहीं बेहतर होता है, लेकिन हर जगह वो कंडीशन अप्लाई नहीं होती। इसके अलावा जिस तरह से अभी आपने बात की ना कि नहीं बहुत कंसिस्टेंट हैं, मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करते हैं, या फिर उन्हें इस बात की फ़िक्र है कि पहले जो है वो अपना आप ठीक होना चाहिए, यानी कि देख कंसिडर देयर सेल्फ इम्पॉर्टेंट, यानी कि वो जिस मी टाइम के बारे में मैं बात करती हूँ अपने शो में बहुत ज़्यादा, तो वो अपने लिए वो मी टाइम निकालते हैं। उन्हें पता है कि ठीक है मी टाइम क्या होता है और हमें हमारी मेंटल हेल्थ पर भी गौर करना है। अगर घूमने जाना है, मतलब जिस चीज़ से उनको लगता है कि बेहतरी हो रही है, तो वो उस तरफ ज़रूर कंसिडर करते हैं और ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। मज़ीद आप क्या बताएंगी कि किस तरह से पेरेंट्स को इस जनरेशन को लेके चलना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? पढ़ाई है और दोस्ती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तियाँ। अब एक अगर किसी के बच्चे की गैदरिंग अच्छे बच्चों के साथ में है तो डेफिनेटली वो फिर एक नया माहौल बनता है और चेंज आता है। वरना क्या होता है कि एक एंजाइटिक सिचुएशन हो जाती है, टॉक्सिक सिचुएशन हो जाती है कि आप कहते हैं कि भाई अच्छा उनके घर का सिस्टम तो ऐसे ही है, लेकिन आपका बच्चा आके कह रहा होता है नहीं भाई मेरा दोस्त तो ऐसे। तो इसको किस तरीके से बैलेंस करना चाहिए कि वो घर में भी पेरेंट्स जो हैं उनका ध्यान रखें और बाहर भी नज़र रखें कि दोस्तियाँ क्या हैं, और कहीं दोस्तियाँ उनको किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स का शिकार तो नहीं बना रही या किसी गलत एक्टिविटी में तो नहीं लेके जा रही? जी नौरीन। आई थिंक ये बात आपने बहुत अच्छी करी। एंड ये जो है ना वो पेरेंट्स की अवेयरनेस पे, यू नो, कॉन्शियस पेरेंटिंग, वी टॉक अबाउट कॉन्शियस पेरेंटिंग कि भाई जो भी है आप स्कूल में, तभी हम देखते हैं ना कि स्कूल में जाते कि टीचर्स कैसी हैं, बच्चे जिन लोगों के साथ घूम रहे हैं वो कैसे हैं, उनके घर कैसे हैं। पहले ये होता था कि भाई हम अपने दोस्त के घर खेलने चले जाते थे और अम्मी को वहां से फोन करके बताते थे कि हम जो है वो अपने दोस्त के घर हैं। लेकिन अब हम बच्चे के घर देखते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, उनके घर पे कैसे लोग हैं, किस लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं। बिकॉज अब बच्चे इतनी फास्ट लैंग्वेजेस पिकअप करते हैं, एक्शंस पिकअप करते हैं। भाई आप एक दिन देखें कि बच्चा जो है वो एक अलग तरीके से बात करके आएगा। फिर हम जो है वो मदर्स डिटेक्टिव बनती हैं और फिर सबको मैं चेक करने जाती हूँ दूसरे दिन स्कूल में कि ये कौन बच्चे ये वर्ड कहाँ से सीख के आई है। आई थिंक हमें पेरेंट्स को इस तरीके से भी बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है कि क्योंकि हमसे ज़्यादा आई थिंक कुछ इयर्स के बाद हमसे ज़्यादा बच्चों का, फ्रेंड्स का जो है वो इन्फ्लुएंस बच्चों के ऊपर ज़्यादा होता है। सही। तो अगर आपको फ्रेंड्स और सोशल सर्कल अच्छा मिलता है तो यू कैन गो टू प्लेसेस, नहीं अच्छा मिला तो बहुत मुश्किलात लाइफ में आ जाती हैं। सो आई थिंक पेरेंट्स का ये रोल जो है वो रोल है। आपने बताना भी नहीं है और काम भी करना है। आई थिंक डिटेक्टिव की तरह हमें जो है ना वो काम करना है पेरेंट्स को। चले जी ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मज़ीद डिस्कशन करेंगे।
वेलकम बैक। तो हम जेनजी से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि भाई इनकी पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। नौरीन हमारे साथ मौजूद है और इस हवाले से नौरीन काफ़ी काम भी कर रही हैं, पॉडकास्ट भी करती हैं, इसके अलावा मज़ीद भी बहुत कुछ कर रही हैं। नौरीन ज़रा बताइए कि आप ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए क्या कुछ कर रही हैं? मैं बहुत सारा कंटेंट रिकॉर्ड कर रही हूँ फॉर मदर्स, जो उनके डे टू डे चैलेंजेस आते हैं मदर्स को स्क्रीन टाइम को लेके, बहुत सारी एक्टिविटीज को लेके घर बैठ के। भाई बहुत सारे मदर्स हैं, दे आर स्ट्रगलिंग विद बच्चों को एंटरटेन किस तरह किया जाए, तो हम फोन्स दे देते हैं। तो बहुत सारा कंटेंट है जहाँ आप, आई टेल यू कि राइट काइंड ऑफ शोज टू वॉच फॉर योर चाइल्ड, राइट काइंड ऑफ कंटेंट टू गिव टू योर चाइल्ड। सेकेंडली, आई हैव माई पॉडकास्ट स्पेशली फॉर मदर्स टू जस्ट tell mothers different aspects कि भाई आप whatever you are doing is right। बहुत सारी चीजें जो है वो मदर्स की मदरहुड के हवाले से, आई थिंक पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, डे टू डे मदर्स के लाइफ में चैलेंजेस, चाहे बच्चा 2 साल का हो उसके क्या चैलेंजेस, 3 साल का होता है उसके क्या चैलेंजेस, स्लीप टाइम को लेके, स्क्रीन टाइम और स्लीप टाइम को कनेक्ट करके, जो आजकल जो ग़िज़ा है बच्चों की वो कितनी हेल्दी होनी चाहिए। हम जो है वो बहुत सारे स्नैक आइडियाज़ भी होते हैं इसमें कि आपके लिए ईजी हो जाए मदर्स के लिए। सुबह में बच्चों को बहुत सारी मदर जो है वो चिप्स या स्नैक्स या बिस्किट्स इनका इंतखाब करती हैं, but I have a lot of ideas on that as well for the moms. So I think it's a great platform for mothers to have a look at it and get a lot of ideas. So on share how your they ideas with us also. Absolutely. फूड के बारे में बताइए, Absolutely. क्या क्या कुछ देना चाहिए? फूड के बारे में आई थिंक मेरा एक बहुत मैंने जो चिप्स के पैकेट को सब्स्टिट्यूट करके जो घर में रोटी होती है उसको मैं एयर फ्राई करके चाट मसाला और घी डाल के और वो अपनी बेटी को एज चिप्स के तौर पे वो देती हूँ। जस्ट स्मॉल सब्स्टिट्यूशन ऑन दैट। अगर मीठा डालना होता है, अगर मैं कुछ सेवरी भेज रही हूँ तो मीठा डालना होता है, तो मैं वो खजूर के अंदर आई पुट नट्स में या आलमंड डाल के उसको देती हूँ, तो वो एक मीठे का सब्स्टिट्यूट हो जाता है उसके और लिए। वो प्रेजेंटेबल भी होता है तो वो अच्छा भी लगता है, तो हाँ सही अट्रैक्टिव होता है, तो वो खाने में आ जाता है बिल्कुल कि भाई इसको चले बच्चे खा लेंगे। हाँ, और स्नैक्स में जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ। आई यूज एक तो फ्रूट मैं रोज मेरी बेटी को डालती हूँ, चाहे वो एप्पल हो, अगर ऑरेंज का सीजन हो तो एक होल ऑरेंज दे दिया। आई थिंक वो नॉट ओनली वो उनकी ग्लूकोज लेवल में हेल्प करता है बट ऑल्सो लाइक हेल्दी काइंड ऑफ ग्लूकोज उसमें हेल्प करता है बच्चों की। क्यूकम्बर इज ग्रेट, कैरेट्स आर ग्रेट फॉर द किड्स। आजकल जो है वो टोमेटोज भी बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो उनको कट करके अगर आप उसको बिस्किट के ऊपर लगा के दें, आई थिंक वो बहुत अच्छा स्नैक बन जाता है। मैंने अपने पेज के ऊपर होममेड मेयोनीज की भी रेसिपी डाली है। यू जस्ट सिंपल एग, वो बच्चों के इसमें प्रोटीन, क्योंकि हमारी जो प्लेट होती थी उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा था, प्रोटीन बहुत कम होता था। So I give a lot of different variations for protein. भाई बर्गर बना के, मिनी बर्गर्स बना के बच्चों को भेज दिया, आप नगेट्स बना के रखें, फ्रीज करके रखें, उसमें आप उसको बर्गर की फॉर्म में भी दे सकते हैं, स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी दे सकते हैं। होममेड मेयोनेज़ है, उसमें आप हनी मिक्स करके आप उसको हनी मेयोनेज़ की तरह भी दे सकते हैं, तो वो आपका चिकन स्ट्रिप्स के साथ खा लेते हैं बच्चे। तो ऑल दीज थिंग्स आई थिंक वो बहुत एक, और दिस हेल्प्स इन ओवर स्टिमुलेशन। अगर बहुत सारी दफा हम बच्चों को पिक करने जाते हैं, बहुत ओवर स्टिमुलेटेड होते हैं, शुगर लेवल हाई होता है, क्योंकि आजकल जो स्नैक्स आते हैं उनमें जो आप देखेंगे उनके पीछे अगर पलट के उनको देखेंगे, आई थिंक उनमें मोर देन 20 ग्राम्स ऑफ शुगर होता है। तो एक स्नैक में आपकी पूरे दिन की डेली रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो चुकी होती है। सही। अच्छा, ये बताएं कि ये तो आपने फूड इनटेक के बारे में बता दिया, आपने कहा डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिसमें मदर्स को अपने बच्चों को जो है वो संभालना होता है, तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ द क्रूशियल स्टेज जिसमें बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ती है बच्चों की? आई थिंक जब बच्चा समझना शुरू हो जाता है ना कि मेरे अराउंड क्या चल रहा है, वो जब इमिटेट करना शुरू हो जाता है कि भाई किसी ने मार दिया तो उसने उसको देख के मार दिया, भाई पता ही नहीं कि क्यों मारा। जब वो बच्चा इमिटेट करना स्टार्ट हो जाता है, दैट्स फ्रॉम 1 to 1.5 से लेके ऑल द वे टिल 6.5-7 years of age। तब आप जो है ना वो इतना बच्चे की पर्सनैलिटी पे काम करें कि फिर आप उनको छोड़ भी दें। आपको पता है कि मेरा बच्चा, भाई आप फर्म रहें, बाउंड्री सेट करें बच्चे के साथ। और बाउंड्री सेट करने का ये मतलब नहीं है कि आप स्ट्रिक्टर वे में बाउंड्री सेट करें, आप उनको कामली बोल के भी बाउंड्री सेट कर सकते हैं, मेंटेन करें। थोड़ा बाउंड्रीज पे अगर हम स्ट्रिक्ट हो जाएं इन 1 से लेके 7 साल की एज में, आई थिंक
वो बच्चे की पर्सनैलिटी में डिसिप्लिन लाएगा, वो बहुत ज़रूरी है उनके लिए। सही। अच्छा, सैर व तफरी कितना ज़रूरी है और ये कितना इम्पैक्टफुल होता है जब पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने साथ कहीं बाहर घुमाने के लिए लेके जाते हैं, तो उनकी कितनी ब्रेन बिल्डिंग होती है। ज़ाहिर सी बात है, हमारे पेरेंट्स भी जब हमें लेके जाते थे तो रास्ते में बहुत सारी बातें होती थी और वो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो खेल खेल में काम की बड़ी सारी बातें होती हैं। तो ये जो पेरेंट्स को करना चाहिए ब्रेन बिल्डिंग, ये जब आप बाहर लेके जाते हैं, वहाँ पर जब आप दुनिया दिखाते हैं, प्ले लैंड ले जा रहे हैं, खाना खाने ले जा रहे हैं, तो ये भी एक तरह की ट्रेनिंग होती है, ये भी एक तरह की तरबियत होती है कि हाउ टू बिहेव, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, आपने कैसे खाना मंगाना है, आपने कैसे बैठना है, आपने किस जगह पर किस तरह से एंजॉय करना है। ये कितना ज़रूरी होता है नौरीन? आई थिंक अब बहुत सारे स्कूल्स जो है वो ये इस चीज का ही इंतखाब कर रहे हैं, हाँ। प्ले बेस्ड लर्निंग। अब किताबों का काम खत्म हो गया है, बिल्कुल। अब बच्चों को आपने एक्सपोजर करके चीजें दिखानी एक्सपोजर का है। टाइम है, Exactly. बिल्कुल। हाँ। अगर आप बच्चे को बता रहे हैं कि आप बस में जाओगे तो ये रास्ता आएगा, तो अब स्कूल्स आर ऑल्सो डूइंग दैट। वो बच्चों को बस में लेके जा रहे हैं, भाई बता रहे हैं कि ये जो है वो इसको बस बोलते हैं, इसको कार बोलते हैं। Yes. फ्रूट्स का जिस दिन होता है वो बच्चों को टेस्ट करवा के दिखा रहे हैं कि देखिए एक्सपेरिमेंट करवाते हैं एटलीस्ट, बिल्कुल। Exactly. हाँ। अगर जब हम कुकिंग का बताते हैं तो हम बच्चे को बताते हैं कि देखिए हम कुकिंग में हमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्यों जरूरी है, हाइजीन लेवल से भी जरूरी है, ये सारी चीजें। और हम अपने बच्चे को जैसे बाहर भी ले जाते हैं, रेस्टोरेंट में किस तरह बैठना है, खाना किस तरह है, गिराना नहीं है, पब्लिक प्लेस में किस तरह बिहेव करना है। तो बहुत सारी आई थिंक हर चीज जो आप बच्चे के साथ करते हो या बच्चे के सामने करते हो, अगर आप किसी से लड़ रहे हो, आपको किसी पे गुस्सा आया और आप उसको जिस तरह से जवाब दे रहे हो, वो हर चीज आपका बच्चा सीख रहा है। आप घर में आपके हाउस हेल्प है, आप उनके साथ किस तरह बात कर रहे हो, आपका अगर ड्राइवर है, आप बैठ के गाड़ी में किस तरह बैठते हैं, आप ड्राइवर से किस तरह बात करनी है, अगर ड्राइवर ने कुछ गलती की है और उस पे आप क्या रिएक्ट करते हो, वो बच्चा हर एक एक चीज सीखता है। आपकी नेचर से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं वो। सही, बिल्कुल। और किस तरह से वही बात है ना कि बहुत सारे फादर ऐसे होते हैं जो कि साथ साथ अपने बच्चों को लेके भी जा रहे होते हैं और साथ साथ लेसन भी दे रहे होते हैं कि अच्छा देखो ये जगह है, अच्छा यहाँ पर ऐसे होता है, इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं, अच्छा ये जो है रोड्स हैं, यहाँ पे आपने कचरा नहीं फेंकना है, यहाँ पे आपने इस तरह से रोड क्रॉस करना है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। हमें भी जब हमारे टीचर्स ये सारी बातें सिखाते थे, बताते थे, पढ़ाते थे, या हम एक्सपेरिमेंट करते थे स्कूल में या कॉलेज में, तो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता था। लेकिन वही बात जब अब्बू बताते थे, वही बात जब अम्मी बताती हैं, तो वो बड़ा डिफरेंट होता है और वो ज़्यादा समझ आता है और ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। राइट नौरी? देखिए अम्मी अबू जो है ना हमारे लिए हमारी दुनिया है, हमारा अल्फा है। हाँ। तो वो जो करेंगे वो सही है और बच्चे घर उसमें स्कूल में भी जाके बोलते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट लेके बताते हैं। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। तभी तो मैं डैड्स को बहुत ज्यादा एम्फसाइज करती हूँ कि डैड्स जब घर आते हैं और कभी वो फोन पे बात करते हैं, तो वो फोन पे किस लैंग्वेज में बात करते हैं, किस लैंग्वेज में बात करते हैं, किस टोन में बात करते हैं। बच्चे आपकी टोन कॉपी करते हैं। आप देखो अगर कोई फादर्स हैं जो फोन पे, कोई उनकी आदत होती है जो चलते चलते फोन पे बात करते हैं, तो भाई बच्चे भी जो है ना वो बात भी आपसे करेंगे ना, तो वो भी आपसे चलते चलते बात करेंगे, क्योंकि वो हर एक एक चीज अपने फादर्स से, अपनी मदर्स से सीख रहे हैं। और स्पेशली गर्ल डैड्स, लड़कियां जो है वो अपने फादर से स्पेशल उनकी अटैचमेंट होती है। वो बहुत सारी चीजें अपने अब्बू से सीखती हैं। भाई वो काम पे भी जाते हैं, डैड्स हु टेक देयर डॉटर्स टू वर्क, तो वो देखते हैं कि मेरा अब्बू जो है वो काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। आई थिंक वो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है उनकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग पे और कॉन्फिडेंस लेवल पे। आपके बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और ये जो काइंडनेस है ये भी घर से ही सिखाई जाती है नौरीन। आप देखती होंगी ना, बहुत सारे बच्चे बड़ा रूड होते हैं, कुछ लोग बड़े बदतमीज़ होते हैं, कुछ लोग जो है वो कहते हैं जी हम तो ऐसे ब्लंट हैं, हम तो सीधी बात करते हैं, जी हम तो शॉर्ट टेम्पर हैं, हमें तो फ़ौरन से गुस्सा आ जाता है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं लैक है, कहीं ना कहीं कोई इशू था कि उन्होंने शायद घर में नहीं सीखा। होता है ना, बहुत सारे लोगों के घरों में प्रॉब्लम होती है, भाई किसी के फादर नहीं साथ रहते, कोई मुल्क से बाहर होते हैं, किसी की मदर का कोई इशू होता है, कोई नहीं रह पाते, किसी के फैमिली में बहुत सारे झगड़े होते हैं, तो वो झगड़े देख कर भी वो टॉक्सिक हो रहे होते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ये बेसिक चीज़ें जो है ना वो आप अपने बच्चों को सिखाएं, जिसमें चैरिटी है कि किस तरह हेल्प करनी है किसी की, कि किसी को पता भी नहीं चले, जिसमें काइंडनेस है, जिसमें टॉलरेंस है, जिसमें तरबियत है, जिसमें अगर कोई
हमें जिस तरह सिखाया गया कि भाई अगर कोई आपके घर में कोई मेहमान आ जाए जो आपसे बड़े, तो फ़ौरन आपने उनको देख के खड़े हो जाना है, खड़े होकर आपने सलाम करना है, वो आपके चचा हैं, ताया हैं या कोई भी हैं। अगर कोई भी शख्स जो कि बुजुर्ग है, हाँ, कोई भी शख्स जो कि बुजुर्ग है, उसकी इज्जत एहतराम लाजिम है, आपने ज़रूर सलाम दुआ करनी है। अगर आपसे कोई छोटा है तो आपने बड़े प्यार से बात करनी है। कुलीग्स के साथ में कैसे बिहेव करना है, दोस्तों के साथ में आपने कैसे जो है वो मूव ऑन करना है, किस तरह बात करनी है, किस तरह उनको रिस्पेक्ट करनी है। तो आई थिंक ये पेरेंट्स की बड़ी जिम्मेदारी बनती है नौरीन। और दूसरी बात ये है कि जो आजकल के जेनजीज हैं, आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें टेकअप करते हैं, इतने समझदार हैं? जेनजीज जो है वो बहुत समझदार है। बहुत सारी दफा वो चुप रहते हैं, वो इसलिए चुप रहते हैं कि वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश में कि वो कुछ ऐसा ना बोल दें कि सामने वाले को बुरा लगे। बट ऑल्सो वो भी अवेयर हैं। सबसे ज्यादा अब तक की जो मोस्ट अवेयर जनरेशन जो है ना वो जेनजी है। उनको पता है कि किससे क्या बात करनी है और कहाँ चुप रहना है और कहाँ नहीं चुप रहना है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, चैट जीपीटी है, अब एआई का टाइम है, टेक्नोलॉजी का टाइम है। इस टाइमिंग में अगर उनकी ब्रेन बिल्डिंग अच्छी होती है, अगर उनकी पेरेंटिंग अच्छी होती है, अगर उनको अच्छे से तरबियत मिलती है, तो मेरे ख्याल में दे विल बी जेम्स। मतलब उनसे तो बेहतर कोई जनरेशन हो नहीं सकती। राइट नौरीन? That's right. अभी हमें हमारा काम एज पेरेंट्स यही है ना कि हम उनको इमोशनली भी सिखाएं, उनको काइंडनेस भी सिखाएं, बाउंड्रीज भी सिखाएं एट द सेम टाइम। इतने कॉन्शियस पेरेंटिंग आप देखें ना कि अभी हमें बच्चे जो है वो बाहर खेलने पहले चले जाते थे। अब बच्चे बाहर खेलने नहीं जा सकते अकेले, आप उनको नहीं भेज सकते क्योंकि आपको साथ जाना होता है। द लेवल ऑफ सोशल प्रेशर्स ऑन पेरेंट्स एज वेल वो इतना बढ़ गया। अब स्कूल में जो बच्चे बुली हो रहे होते हैं, पहले तो ये था ना बुली कि भाई मोटा बोल दिया, पतला बोल दिया, काला बोल दिया। बट आई थिंक अब जो बुलिंग का लेवल इतना बढ़ गया है, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया, तो हमें उस बैक एंड पे भी बच्चों के जाने की, अगर बच्चा घर आता है, भाई मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है कि टीचर ने डांटा होगा। बात ये होती है कि उसकी, मेरी बेटी की किसी से लड़ाई हुई भी होती है, तभी उसका मूड ऑफ होता है। बट ये बात तो हमें एज ह्यूमन्स हमें सिखाई नहीं है। जेनजी टू जेनजी कैसा नौरीन बॉन्ड बनता है? मतलब अगर जेनजी मदर है तो जाहिर है फिर अब जो उसके बच्चे हैं, अगर उसका बच्चा भी जेनजी है, तो क्या बॉन्ड होता है? क्या ज़्यादा आसानी होती है उनको कम्युनिकेट करने में आपस में? आई थिंक जेनजी जो है ना वो अब ये सब चीजें सीख रहा है। तो मदर्स दे स्टिल नीड टू बी, अगर जेनजी मदर है या पेरेंट्स हैं, फादर है, दे स्टिल नीड टू बी मोर अवेयर देन द चाइल्ड। बिकॉज वरना आई थिंक वो बहुत ही अजीब सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा वन दोनों जो है वो अपना रास्ता ढूंढ रहे होंगे कि कहाँ जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया नौरीन आपके कीमती वक्त के लिए। बहुत ज़बरदस्त आपके साथ गुफ्तगू हुई और बहुत मुफीद बातें हुई। आई होप कि जितने भी पेरेंट्स हैं उनको ये टिप्स पता चली होंगी, उनको ये सब पता चला होगा कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को जो है वो हैंडल कर सकते हैं। और ये बड़ा ज़रूरी है, आपको अपनी फैमिली को जो है वो बाउंड करके पॉजिटिवली रखना बड़ा ज़रूरी है। उनको ये बताना ज़रूरी है कि फ़ैमिली वैल्यूज़ क्या हैं, उनको ये बताना ज़रूरी है कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। जैसे हमने अपने पेरेंट्स से सीखा, ऐसे इस जनरेशन में आगे ये बातें बताना बड़ा ज़रूरी है। चलिए जी, शो का टाइम एंड अप हो गया है। आज के शो से फ़िलहाल इतना ही। आज का शो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। हमारी सोशल साइट पर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग City at 10।